कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। सोचो तुम्हारी किस्मत इतनी झंड हो कि पहले तो तुम्हारे नल्ले माँ बाप तुम्हें रात के अंधेरे में सड़क पर छोड़कर भाग जाएं और अगले दिन तुम किडनैप भी हो जाओ। पर तब क्या हो जब उसी किडनैपिंग में तुम्हारी मुलाकात देश की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की से हो जाए। एक ऐसी लड़की जो बाहर से तो एकदम परफेक्ट प्रिंसेस होने का भौकाल मारती है, पर असलियत में एक नंबर की आलसी, डरपोक और नौटंकी है। और सबसे बड़ी बात क्या हो, तुम्हें इसी लड़की के नखरे उठाने और इसे सीक्रेटली संभालने के लिए रोज के 20,000 येन यानी मोटा पैसा मिलने लगे। किस्मत हो तो ऐसी, वरना जिंदा तो हम सब भी हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि एक बिल्कुल ही गरीब और छपरी लौंडे का इन हाई क्लास अमीरों के स्कूल में क्या हाल होता है। कहानी की शुरुआत में हम इत्सुकी तोमिनारी को जापान के टॉप 3 स्कूलों में से एक क्यू अकेडमी के सामने खड़ा देखते हैं। ये वो जगह है जहां जापान के भविष्य के लीडर्स जैसे प्राइम मिनिस्टर्स और कॉर्पोरेट प्रेसिडेंट्स तैयार होते हैं। यहाँ की हवा में ही पैसा झलकता है। इतने भारी प्रेशर के बावजूद इत्सुकी एकदम शांत है, जैसे उसे इन रईसी चोचलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक लड़की मशहूर हिनाको कोनोहाना को ग्रीट करती है। हिनाको इतनी नजाकत और ग्रेस से जवाब देती है कि क्या कहने। वहां मौजूद हर इंसान की नजरें उसी पर टिकी हैं। सब उसकी खूबसूरती और एलिगेंस की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इत्सुकी उसे देखकर सोचता है कि ये तो किसी दूसरी दुनिया की इंसान है। अचानक हिनाको इत्सुकी के पास आकर पूछती है कि क्या हुआ। इत्सुकी हड़बड़ाते हुए कहता है कुछ नहीं। हिनाको कैजुअल अंदाज में उसे आगे बढ़ते रहने को कहती है। जैसे ही वो एकेडमी के अंदर जाते हैं, बाकी स्टूडेंट्स इत्सुकी को घूरते हुए सोचने लगते हैं कि ये बंदा आखिर है कौन। पक्का ये हिनाको का करीबी होगा। पर हकीकत में कल तक इत्सुकी का इस हाई क्लास दुनिया से कोई वास्ता नहीं था, इसीलिए उसे इस माहौल की आदत नहीं है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। इत्सुकी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी मजदूरी की शिफ्ट खत्म कर रहा है। उसका बॉस कहता है कि वो अब आजाद है और आज उसका आखिरी दिन होने के कारण उसकी पेमेंट जमा कर दी गई है। इत्सुकी बॉस को शुक्रिया कहकर निकलने लगता है। तभी पास खड़ा एक वर्कर कहता है इस लड़के में सच में दम है। बॉस भी सहमत होकर कहता है कि इत्सुकी कई पार्ट टाइम जॉब्स करता है, दिन रात खटता है और पढ़ाई का खर्चा खुद उठाता है। इत्सुकी ने बताया था कि उसके पेरेंट्स को शराब और जुए का शौक है, जिससे घर में कंगाली रहती है। ऐसे पेरेंट्स से तो भगवान ही बचाए। इत्सुकी ने किसी तरह अपनी जिंदगी खींच ही ली थी। जब वो घर पहुंचकर हमेशा की तरह आवाज लगाता है तो कोई जवाब नहीं आता। उसे हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसके महान पेरेंट्स अक्सर आधी रात को खिसक जाते थे। तभी उसकी नजर लिविंग रूम में पड़े एक नोट पर पड़ती है। उस पर बस एक छोटा मैसेज था, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के लिए शुभकामनाएं। शुरुआत में इत्सुकी को यह अजीब लगता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। बिना वक्त गवाए वो बैंक बुक चेक करता है। उसे वही मिलता है जिसका डर था। बैंक बुक गायब थी। उसे एहसास होता है कि उसके सगे माँ बाप उसे सड़क पर छोड़कर भाग गए हैं। वो सुन्न पड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह हकीकत है। सदमे में वो बाहर भटकता है। जेब चेक करने पर पाता है कि अब उसके पास सिर्फ 200 येन बचे हैं। इतने में तो ढंग का नाश्ता भी ना आए। उसे कुछ खाना है और दिमाग इसी टेंशन में है कि कल का दिन कैसे काटेगा। तभी उसका ध्यान पास से गुजरती लड़कियों पर जाता है। वो पहचान लेता है कि उन्होंने उसी पहाड़ी वाले रईस एकेडमी की यूनिफॉर्म पहन रखी है। ये देखकर उसे याद आता है कि कल तो उसकी भी एंट्रेंस सेरेमनी है, लेकिन अपनी जेब के 200 येन देखकर वो मान लेता है कि अब वो शायद ही जा पाएगा। उन लड़कियों में से एक लड़की दोस्तों को बाय बोलकर दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इत्सुकी उसे जाते हुए देखता है और सोचता है कि वो कितनी अलग दुनिया में रहते हैं। ये सोचकर वो आगे बढ़ता है। कुछ सेकंड बाद उसे जमीन पर गिरा स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखता है। वो समझ जाता है कि ये उसी लड़की का कार्ड है। वो तुरंत दौड़कर उसके पास जाता है ताकि बता सके कि कार्ड गिर गया है। जैसे ही वो पलटकर देखती है, इत्सुकी तो जैसे फ्रीज हो जाता है। वो इतनी खूबसूरत थी कि इत्सुकी एकदम सुन्न रह गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए, एक वैन आकर रुकती है। अंदर से नकाब पहने गुंडे बाहर कूदते हैं, उसे पकड़कर बांधने लगते हैं और साफ था कि वो उसे किडनैप कर रहे हैं। अपनी इंसानी फितरत के चलते इत्सुकी चिल्लाता है, एक सेकंड के लिए रुक जाओ। अब गुंडे बेवकूफ तो है नहीं जो गवाह छोड़ जाए, इसीलिए वो लोग लड़की के साथ इत्सुकी को भी वैन में पटक लेते हैं। लो भाई, करने गए थे मदद, खुद पार्सल बन गए। उन्हें एक सुनसान खंडहर में लाया जाता है। इत्सुकी किडनैपर से कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि मेरे कंगाल पेरेंट्स मेरी फिरौती नहीं दे पाएंगे। इस पर एक आदमी झंडाते हुए चिल्लाता है, अपना मुंह बंद रख, तुझे सिर्फ इसलिए उठाया गया है क्योंकि तू गलत समय पर गलत जगह पर था। भागने का कोई रास्ता न देखकर इत्सुकी सोचता है कि पहले माँ बाप भाग गए और अब वो किडनैप हो गया है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या उसने पिछले जन्म में कोई पाप किया था। पनौती की भी कोई लिमिट होती है भाई। इसी बीच किडनैपर्स कंफर्म करते हैं कि वो लड़की सच में कोनोहाना परिवार की ही बेटी है। ये सुनते ही गुंडों को समझ आ जाता है कि उनके हाथ जैकपॉट लगा है। वो कोनोहाना ग्रुप की वारिस है। जैसे ही इत्सुकी वो सरनेम सुनता है, वो पलटकर उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि हाई क्लास राजकुमारियां असल जिंदगी में भी होती हैं। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि इतने खतरनाक माहौल में भी खुद को ग्रेस के साथ संभाले हुए थी।
अचानक हिनाको मासूमियत से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। ये सुनकर इत्सुकी हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि ये स्वाभाविक है। ऐसी खौफनाक सिचुएशन में किसी का भी नॉर्मल बर्ताव करना मुश्किल है। आखिर हाई क्लास प्रिंसेस भी ह्यूमन होती हैं। लेकिन हिनाको चेतावनी देती है कि अगर उसे अभी वॉशरूम नहीं जाने दिया गया तो वो यही कपड़ों में सब कर देगी। ये सुनकर इत्सुकी घबराकर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज बस थोड़ी देर कंट्रोल कर लो। जब हिनाको उसे इग्नोर करती है तो इत्सुकी को मजबूरन किडनैपर्स को ये बात बतानी पड़ती है। अंत में गुंडे उसे वॉशरूम इस्तेमाल करने देते हैं। हालांकि ये सिचुएशन ग्रेसफुल तो बिल्कुल नहीं थी। जब सब शांत होता है तो इत्सुकी को एहसास होता है कि पहली बार हिनाको को देखकर उसने जो इंप्रेशन बनाया था वो काफी बदल चुका है। तभी एक किडनैपर साथी से पूछता है, क्या ये सच में अमीर घर की लड़की है, क्योंकि ये मुझे अजीब लग रही है। जैसे उसकी बात सच साबित करने के लिए ही हिनाको टोकते हुए चाय और मिठाइयों की डिमांड करती है। भाई मैडम किडनैप हुई हैं या पिकनिक मनाने आई हैं? गुंडा बस उसे पानी की एक बोतल पकड़ा देता है। उस अमीरजादी के नखरों को बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से वो आदमी इत्सुकी से कहता है कि वही उसका ध्यान रखे। इत्सुकी जैसे ही पलटकर उस हाई क्लास प्रिंसेस को देखता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। हिनाको प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी गले के नीचे कम और महंगे कपड़ों पर ज्यादा गिर रहा था। बंदी ने लिटरली खुद को पानी से नहला लिया था। ये देखकर इत्सुकी का दिमाग झन्ना जाता है और वो उसे डांटता है। तब हिनाको मासूम अंदाज में जवाब देती है, दरअसल मुझे प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीने की आदत नहीं है। भाई रईसी हो तो ऐसी। इत्सुकी समझ जाता है कि ये किसी दूसरी दुनिया की प्राणी है। वो आराम से कहता है कि बोतल मुझे दे दो ताकि मैं मदद कर सकूं। इससे पहले इत्सुकी का ध्यान जमीन पर जाता है, जहां मैडम ने पानी गिराकर तालाब बना दिया था। वो कहता है कि फर्श पर पानी फैला है, इसलिए थोड़ा पास आ जाओ। लेकिन जैसे ही हिनाको आगे बढ़ती है, वो लड़खड़ाती है और सीधे मुंह के बल जमीन पर धड़ाम से गिरती है। इत्सुकी की हल्की हंसी छूट जाती है, ये सोचकर कि वहां कोई रुकावट नहीं थी, फिर ये कैसे गिर सकती है। उठने पर इत्सुकी उसका माथा चेक करता है। वो बताता है कि बस थोड़ी खरोच आई है और हिदायत देता है कि इसे बार बार मत छूना, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। हिनाको अचानक पूछती है कि तुम्हें भी यहाँ क्यों किडनैप किया गया है। सुनते ही इत्सुकी को स्टूडेंट आईडी की याद आती है, जिसकी वजह से ये पनौती उसके गले पड़ी थी। वो जेब से आईडी निकालकर हिनाको को वापस कर देता है। उसे लेते ही हिनाको कॉन्फिडेंस से कहती है कि इसी की वजह से जल्द मदद यहाँ पहुंचने वाली है। इत्सुकी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हिनाको को कोई टेंशन नहीं थी। वो बस नींद पूरी करने के लिए लेट जाती है और फिर अपनी अमीरजादी फितरत दिखाते हुए इत्सुकी से पूछती है कि क्या वो उसकी गोद को तकिए की तरह इस्तेमाल कर सकती है। ये सुनते ही इत्सुकी हड़बड़ा जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की का उस पर निर्भर होना किसी सपने जैसा था। लेकिन फिर वो उसके अनाड़ी साइड के बारे में सोचता है। खुद को रिलैक्स करते हुए इत्सुकी थोड़ा खिसकता है ताकि उसे जगह दे सके। हिनाको प्यार से अपना सिर उसकी गोद में रख देती है और कैजुअल अंदाज में कहती है कि तुम्हारी ऊंचाई एकदम परफेक्ट है। इत्सुकी का चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन जैसे ही पल रोमांटिक होता है, हिनाको डिमांड करती है कि मुझे एक लोरी सुनाओ। इत्सुकी ब्लैंक होकर बताता है कि उसे कोई लोरी नहीं आती। जब ये दोनों बातें कर रहे थे, बाहर एक स्पेशल टैक्टिकल यूनिट गुपचुप तरीके से पोजीशन ले चुकी थी। अंदर एक किडनैपर फोन पर लड़की की फिरौती के लिए मोल भाव कर रहा था। सिचुएशन तनावपूर्ण थी, लेकिन इत्सुकी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी खौफनाक हालत में भी हिनाको गहरी नींद में सो चुकी थी। उसे सुकून से सोता देखकर इत्सुकी को भी शांत रहने में मदद मिलती है। उसी पल वो प्यार से हिनाको के होठों से टपकती लार पोंछता है। कुछ सेकंड बाद वो आंखें खोलती है। अचानक किडनैपर फोन पर चिल्लाता है और धमकी देता है कि अगर और समय बर्बाद किया तो वो लड़की को नुकसान पहुंचाएगा। ये धमकी सुनकर इत्सुकी हिनाको से कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर कुछ बुरा होता है तो मैं खुद को ढाल की तरह इस्तेमाल करके तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये सुनकर हिनाको हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि तुम मेरी जैसी लड़की के लिए इतनी दूर तक क्यों जाओगे। ये सवाल इत्सुकी को अंदर तक झकझोर देता है। वो अपनी बर्बाद जिंदगी के बारे में सोचता है कि उसका भविष्य तो पहले से ही अंधकार में है, लेकिन अगर वो किसी को बचा लेता है तो शायद वो खुद को भी बचा लेगा। इसी सोच के साथ वो जवाब देते हुए खुद से ही वही सवाल पूछता है, जैसे उसे खुद नहीं पता कि वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को क्यों तैयार है। उसके शब्दों को सुनकर हिनाको की आंखें चमक उठती हैं। वो एक प्यारी मुस्कान के साथ कहती है कि उसे वो बहुत पसंद है। वो बताती है कि उसके आसपास होना सुकून देता है और उसमें से वैसी महक आती है जैसी धूप में सुखाए गए फ्यूटन से आती है। वो समझाती है कि उसके केयरटेकर्स बहुत सख्त हैं, लेकिन इत्सुकी उसके साथ इतने प्राकृतिक तरीके से पेश आता है जिससे वो रिलैक्स महसूस कर पाती है और ये उसे खुश कर देती है। इत्सुकी उसकी बातों को सुनकर स्पीचलेस रह जाता है। तभी हिनाको इत्सुकी से उसका नाम पूछती है। वो खुद को इत्सुकी तोमिनारी के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। इसके तुरंत बाद हिनाको भी अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, एक फ्लैशबैंग ग्रेनेड खिड़की तोड़कर अंदर गिरता है और पलक झपकते ही कमरा घने धुएं से भर जाता है। तुरंत उस टैक्टिकल यूनिट को अंदर घुसने का ऑर्डर मिलता है और वो इतनी तेजी से आते हैं कि किडनैपर्स को तुरंत धूल चटा देते हैं। चूंकि टीम सबको धर दबोच रही थी तो वो इत्सुकी को भी बांध देते हैं।
इत्सुकी समझाने की कोशिश करता है कि वो भी यहाँ विक्टिम है। ऑफिसर ये बात अपने सेकंड इन कमांड शिजुने तक पहुंचाते हैं, जो हिनाको की पर्सनल अटेंडेंट है। शिजुने को इस अजीब सिचुएशन पर शक होता है। हालांकि हिनाको कंफर्म करती है कि इत्सुकी किडनैपर्स में से नहीं है, तब फाइनली वो उसे आजाद करते हैं। शिजुने तेजी से हिनाको के पास आती है ताकि तसल्ली कर सके कि उसे चोट तो नहीं आई। वो रेस्क्यू में वक्त लगने के लिए माफी मांगती है, लेकिन प्यार से याद दिलाती है कि अगली बार टहलने जाने से पहले किसी को बता दिया करे। हिनाको कैजुअल अंदाज में जवाब देती है कि उस वक्त उसका मन नहीं था। शिजुने इस बेतुके जवाब को इग्नोर करके कहती है कि बाकी सब कोनोहाका परिवार की सिक्योरिटी टीम पर छोड़ दे ताकि वो घर लौट सकें। निकलने से पहले हिनाको अचानक कहती है, मुझे ये लड़का चाहिए। बिना हिचकिचाए शिजुने उसकी डिमांड मान लेती है और कहती है कि वो इंतजाम शुरू कर देगी। बेचारा इत्सुकी कंफ्यूज खड़ा था कि वो लोग किस बारे में बात कर रही हैं। थोड़ी देर बाद लिमोजीन के अंदर का नजारा देखकर शिजुने हैरान रह जाती है। हिनाको बहुत शांति से अपना सिर इत्सुकी की गोद में रखकर गहरी नींद में सो रही थी। उस पल शिजुने को समझ आ जाता है कि आखिर हिनाको ने उसे ही क्यों चुना। इस बीच इत्सुकी घबराकर पूछता है कि अब वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं। शिजुने बस इतना जवाब देती है कि कोई है जो उससे मिलना चाहता है। कुछ ही सेकंड बाद शिजुने के फोन पर नोटिफिकेशन आता है और वो इत्सुकी को बताती है कि उन्होंने उसका बैकग्राउंड चेक कंप्लीट कर लिया है। वो शांत आवाज में नतीजे पढ़ना शुरू करती है। उसका नाम इत्सुकी तोमिनारी है, उम्र 16 साल, इकलौता बच्चा और माता पिता दोनों अभी भी जिंदा है। शिजुने इस बात की तारीफ करती है कि गरीबी में पलने बढ़ने के बावजूद इत्सुकी ने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया, जो काबिले तारीफ है। लेकिन अगले ही पल शिजुने वो सच बताती है जिसे सुनकर इत्सुकी हिल जाता है। वो कहती है कि उसे पता है कि पिछली रात उसके माता पिता उसके बचाए गए सारे पैसे लेकर भाग गए हैं और उसे इस खौफनाक हालत में छोड़ गए हैं। इसे बैकग्राउंड चेक नहीं, जन्म कुंडली निकालना कहते हैं। इत्सुकी पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? शिजुने शांत होकर चेतावनी देती है, कोनोहाना परिवार के इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को हल्के में मत लेना। वो आगे बताती है कि कल से ryugu हाई स्कूल में उसका सेकेंड ईयर शुरू होने वाला है, लेकिन ट्यूशन फीस ना भरने की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाएगा। ये खबर इत्सुकी को किसी बेकाबू ट्रक की तरह लगती है। उसे एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई खत्म होने वाली है। शिजुने आगे बताती है कि उसका घर का किराया और बिल भी पेंडिंग है। ये सुनकर इत्सुकी समझ जाता है कि उसका होमलेस होना तय है। सिचुएशन जितनी डरावनी लग रही थी, शिजुने उतने ही आराम से कहती है कि इसी वजह से उनके पास इत्सुकी के लिए एक प्रपोजल है। वो चाहते हैं कि वो मिस हिनाको के लिए काम करे। काम सुनते ही इत्सुकी को लगता है कि क्या ये उसे मेड की जॉब ऑफर कर रहे हैं। भाई, अपना जेंडर तो याद रख। शिजुने बताती है कि ऐसा नहीं है। इत्सुकी सोचता है कि पक्का ये बटलर बनने की बात कर रहे होंगे, लेकिन शिजुने फिर नामे सिर हिला देती है। ठीक उसी पल हिनाको, जो अभी तक इत्सुकी से चिपकी हुई थी, वो नींद में उसके और करीब आ जाती है। ये देखकर शिजुने की आंखों में एक जानलेवा चमक आती है। वो इत्सुकी को घूरते हुए ठंडी आवाज में चेतावनी देती है, अगर तुमने कभी भी मिस हिनाको के साथ कुछ भी अनुचित करने की कोशिश की तो मैं खुद तुम्हारे शरीर का एक खास हिस्सा काटकर अलग कर दूंगी। बिना एनेस्थीसिया की सर्जरी का प्लान रेडी था। धमकी के बाद वो नॉर्मल टोन में कहती है कि उसके एम्प्लॉयर ड्यूटीज बाद में समझाएंगे। फिलहाल उसे बस इतना जानना है कि वो लोग इत्सुकी को हिनाको का पर्सनल केयरटेकर बनाना चाहते हैं। मंजिल पर पहुंचते ही सामने का नजारा देखकर इत्सुकी स्पीचलेस हो जाता है। सामने एक आलीशान महल खड़ा था। शिजुने कैजुअल अंदाज में एक्सप्लेन करती है कि ये तो बस कोनोहाना ग्रुप की कई सेकेंडरी एस्टेट्स में से एक है, मतलब ये तो इनका साइड वाला घर है। मानो इतना काफी नहीं था, बाहर सर्वेंट्स का ग्रुप स्वागत के लिए खड़ा था। एस्टेट के अंदर चलते हुए शिजुने बताती है कि कोनोहाना ग्रुप एक विशाल कॉर्पोरेट एम्पायर है, जिसका बिजनेस हर जगह फैला है और उनकी टोटल संपत्ति लगभग 300 ट्रिलियन येन है। यहाँ इत्सुकी की जेब में 200 येन है और ये ट्रिलियंस में खेल रहे हैं। वो आगे बताती हैं कि मिस हिनाको परिवार की इकलौती बेटी है और ये उनका मेन रेजिडेंस है। मैंशन के अंदर कदम रखते ही शिजुने इत्सुकी को हैरान देखकर पूछती है कि क्या कोई गड़बड़ है। इत्सुकी कहता है, बस उनकी दुनिया इतनी अलग है कि इस महल को देखकर उसे रोंगटे आ रहे हैं। शिजुने कहती है कि उसे जल्द इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अगर वो काम करने का फैसला करते हैं तो ये नज़ारे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होंगे। लेकिन इत्सुकी को तसल्ली नहीं मिलती। आखिर उसने अभी हामी नहीं भरी थी। वो प्रेसिडेंट के ऑफिस पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात कागेन कोनोहाना से होती है, जो हिनाको का पिता और ग्रुप का प्रेसिडेंट है। एक पल बाद कागेन ऑब्जर्व करता है कि हिनाको इत्सुकी के कंधे पर टिकी गहरी नींद में सो रही है। कागेन कंफर्म कर लेता है कि उसकी बेटी इस लड़के से बहुत अटैच हो गई है। उसी पल इत्सुकी को एहसास होता है कि हिनाको असल में खड़े खड़े ही सो गई थी। ये लड़की है या घोड़ा? कागेन कहता है कि हिनाको के लिए किसी से इतनी जल्दी अटैच होना रेयर बात है। लगता है उसकी बेटी को आखिरकार वो केयरटेकर मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। मौके का फायदा उठाकर इत्सुकी पूछता है कि केयरटेकर होता क्या है। कागेन जवाब देता है कि एक्सप्लेन करने से पहले वो चाहता है कि इत्सुकी हिनाको को बेहतर तरीके से जाने। अचानक रूम की लाइट्स डिम होती है और सामने एक बड़ी स्क्रीन ऑन हो जाती है। इत्सुकी वीडियो में हिनाको को अकेडमी में आम दिन बिताते हुए देखता है। वीडियो देखकर इत्सुकी सुन्न पड़ जाता है। सबसे शॉकिंग बात वो अनबिलीवेबल कॉन्ट्रास्ट था।
वीडियो में हिनाको एक पिक्चर परफेक्ट यंग लेडी की तरह बर्ताव कर रही थी। वो ग्रेसफुल, एलिगेंट और फ्लॉलेस लग रही थी। दोनों के बीच का अंतर इतना एक्सट्रीम था कि इत्सुकी पूछ लेता है ये लड़की आखिर है कौन। शिजुने शांति से कंफर्म करती है कि ये दोनों ही हिनाको है। इत्सुकी को बौखलाया देखकर कागेन समझाता है कि हिनाको को पता है कि पब्लिक में परफेक्ट लेडी की तरह कैसे बर्ताव करना है, लेकिन वो सिर्फ एक साइड है। इत्सुकी के एक्सप्रेशन देखकर कागेन समझ जाता है कि उसने हिनाको के असली रूप को देखा है। जब भी हिनाको पब्लिक की नजरों से दूर होती है तो वो हमेशा अपने असली आलसी रूप में वापस आ जाती है। इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी का कमाल। वीडियो आगे बढ़ता है जिसमें दिखाया जाता है कि हिनाको अपने बेतुके बर्ताव से अपने केयरटेकर को पागल कर रही है। कागिन एक्सप्लेन करता है कि वीडियो में दिख रही औरत हिनाको की पिछली केयरटेकर थी। कुछ समय पहले उसने रिजाइन कर दिया था क्योंकि स्ट्रेस की वजह से उसे पेट में अल्सर हो गया था और हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। जाहिर है ये सुनकर किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। कागेन बताता है कि केयरटेकर का मुख्य काम हिनाको को परछाई की तरह सपोर्ट करना है और ध्यान रखना है कि कोई भी हिनाको की इस असली साइड को कभी ना देख पाए। ये सब बताने के बाद कागेन इत्सुकी से पूछता है कि उसका क्या सोचना है। वो जोड़ता है कि अगर इत्सुकी ये पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है तो बहुत मदद होगी। हालांकि इत्सुकी डरा हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में एक इंपॉर्टेंट सवाल था। वो पूछता है क्या मुझे इस काम के लिए पैसे मिलेंगे। कागेन तुरंत जवाब देता है हाँ। वो बताता है कि इत्सुकी को मैंशन में रहने की जगह और तीनों वक्त का खाना फ्री मिलेगा। अंत में वो अपना दांव चलता है और इत्सुकी को हर दिन के 20,000 येन ऑफर करता है। ये रकम सुनते ही इत्सुकी की आंखें झटके से खुल जाती हैं। वो शॉक में आ गया था, लेकिन अमीर लोगों का दिमाग अलग चलता है। कागेन को लगता है कि इत्सुकी का ये शॉक्ड रिएक्शन उसकी निराशा है। उसे लगा पैसे कम है, इसीलिए कागेन तुरंत ऑफर बढ़ाकर सीधा 50,000 येन प्रतिदिन कर देता है। ये सुनकर इत्सुकी तुरंत घबराहट में अपना सर जोर जोर से नामे हिलाता है और हाथ जोड़कर एक्सप्लेन करता है कि बात बिल्कुल इसके उलट है। वो बताता है कि उसके जैसे इंसान के लिए एक ही दिन में 8,000 येन कमाना भी किसी बहुत बड़े खजाने के मिलने जैसा है। अब माहौल अचानक से बदल जाता है। कागेन के चेहरे पर एक बेहद सीरियस और गंभीर एक्सप्रेशन आ जाता है। वो इत्सुकी को साफ शब्दों में समझाता है कि हिनाको को केयरटेकर होना कोई मजाक नहीं है। इस काम की जिम्मेदारी इत्सुकी की सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। फिर वो पूछता है कि क्या वो जानता है कि हिनाको पब्लिक में हमेशा एक परफेक्ट यंग लेडी की तरह बर्ताव क्यों करती है। जवाब का इंतजार किए बिना कागेन खुद ही एक्सप्लेन करता है कि ये सब सिर्फ इसीलिए है ताकि हिनाको के लिए एक सूटेबल पति ढूंढा जा सके। असल में हाल ही में कोनोहाना ग्रुप का बिजनेस वैसा नहीं चल रहा है जैसा चलना चाहिए। कंपनी इस वक्त बहुत सी भयानक और पेचीदा समस्याओं से जूझ रही है, जिसमें कंपनी के अंदर की गंदी राजनीति, पावर स्ट्रगल और बाकी राइवल कॉरपोरेशन से मिलने वाला खूंखार कंपटीशन शामिल है। इसीलिए परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हिनाको की शादी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि हिनाको एकेडमी में और हर सोशल इवेंट में खुद को बिल्कुल फ्लॉलेस और बेदाग पेश करे। इसी मुश्किल सिचुएशन में केयरटेकर का असली रोल उसे पर्दे के पीछे से सपोर्ट करना है। सीधे शब्दों में ये एक बेहद अहम पोजीशन है जिस पर पूरे कोनोहाना परिवार की इज्जत टिकी हुई है। कागेन फिर इत्सुकी की आंखों में सीधे देखते हुए कहता है कि वो इस काम के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। इत्सुकी समझ जाता है कि कागेन असल में उससे ये पूछ रहा है कि क्या वो इस भारी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है। कुछ पल की गहरी शांति के बाद इत्सुकी आखिरकार अपना जवाब देता है। वो कहता है कि वो ओरिजिनल ऑफर यानी 20,000 येन प्रतिदिन पर काम एक्सेप्ट करेगा। कागेन मान जाता है और कहता है कि वो कल से ही काम शुरू करेगा। आखिर हिनाको का हाल तो ये है कि अगर उसका केयरटेकर साथ ना हो तो वो अपने ही आलीशान मैंशन में खो जाती है। भाई ये बंदी है या गूगल मैप्स का कोई ग्लिच। खैर ये तय होने के बाद कागेन बाकी का सारा काम शिजुने पर छोड़ देता है, लेकिन ऑफिस से निकलने से पहले कागेन उसे एक आखिरी चेतावनी देता है। अगर तुमने कभी भी मेरी बेटी पर हाथ डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बाप रे, इस सीधी और खौफनाक धमकी को सुनकर इत्सुकी की तो रूह ही कांप जाती है। थोड़ी देर बाद शिजुने उसे उसका कमरा दिखाती है। वो उसे बताती है कि उसकी यूनिफॉर्म्स पहले ही टांग दी गई हैं और वो उन्हें बाद में ट्राई कर ले। वो तुरंत साफ करती है कि वो नौकरों वाली यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि वो कीयू एकेडमी की यूनिफॉर्म है। चूंकि मिस हिनाको एकेडमी जाएंगी तो अब इत्सुकी की भी ड्यूटी है कि वो भी उनके साथ वहीं पढ़े। ये सुनकर इत्सुकी हड़बड़ाते हुए कहता है कि वो तो बस एक मामूली सा इंसान है, वो वहां कैसे जा सकता है। इसके जवाब में शिजुने उसे उसकी नई प्रोफाइल थमा देती है। कागजात के अनुसार इत्सुकी अब एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का इकलौता वारिस बन चुका था। लो भाई, रातों रात किस्मत पलट गई। शिजुने समझाती है कि किसी को शक ना हो, इसीलिए उन्होंने उस कंपनी को सीधे कोनोहाना ग्रुप का बताने के बजाय एक सब्सिडियरी कंपनी के रूप में रजिस्टर कर दिया है। लेकिन फिर भी इत्सुकी एकेडमी के सिलेबस को लेकर टेंशन में था, क्योंकि वहां की क्लासेस उसके नॉर्मल स्कूल से एकदम अलग और हाई लेवल की होंगी। शिजुने उसे तसल्ली देती है कि उसके ग्रेड्स हमेशा से शानदार रहे हैं और अगर फिर भी उसे कोई चिंता है तो इसी के लिए तो वो यहाँ मौजूद है। उसकी बातें सुनकर इत्सुकी का टेंशन थोड़ा कम होता है। फिर शिजुने अपना इंट्रोडक्शन इतनी देर से देने के लिए माफी मांगती है। वो फॉर्मल तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो शिजुने त्सुरुमी है, मिस हिनाको की पर्सनल मेड, और अब इत्सुकी को नए केयरटेकर के रूप में ट्रेन करने की जिम्मेदारी उसी की होगी।
बात बदलते हुए वो उसे केयरटेकर के मैनुअल्स पकड़ाती है और इसके तुरंत बाद वो उसके हाथों में ढेरों किताबों का एक पूरा पहाड़ रख देती है। बेचारे इत्सुकी की तो कमर ही टूट जाती है। शिजुने फरमान सुनाती है कि अब से उसे हर रोज डिनर से पहले पढ़ाई करनी होगी, और सिर्फ पढ़ाई नहीं, वो उसे एटिकेट्स और सेल्फ डिफेंस भी सिखाएगी। सेल्फ डिफेंस सुनकर इत्सुकी का ध्यान खिंचता है। शिजुने पूछती है कि क्या वो डरा हुआ है। इत्सुकी चौड़े होकर ना में सिर हिलाता है। आखिर उसने इतनी मजदूरी और भारी भरकम काम किए थे कि उसे अपनी फिजिकल सहनशक्ति पर पूरा घमंड था। लेकिन भाई उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ही मिनटों में चकनाचूर हो जाता है। शिजुने बिना किसी मेहनत के इत्सुकी को हवा में उछालकर जमीन पर पटक देती है। अपनी सुपीरियर स्किल्स से वो उसे बुरी तरह धो डालती है। बार बार जमीन पर पटके जाने के बाद आखिरकार इत्सुकी घुटनों के बल गिर पड़ता है और हाथ जोड़कर उससे रुकने की भीख मांगता है। वो मान लेता है कि उसकी लिमिट पार हो चुकी है और उसे सच में डर लग रहा था कि वो आज पक्का मर जाएगा। उसे इस खस्ता हालत में देखकर शिजुने आज के लिए ट्रेनिंग रोकने का फैसला करती है और उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसे कॉम्प्लीमेंट देती है। इत्सुकी किसी तरह घिसटते हुए अपने कमरे में वापस पहुंचता है और बुरी तरह थककर अपने बिस्तर पर गिर पड़ता है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि हिनाको तो पहले से ही उसके बगल में गहरी नींद में सो रही है। ये देखकर इत्सुकी की जान ही निकल जाती है। वो सबसे पहला काम ये करता है कि उसे याद दिलाता है कि ये उसका बिस्तर है। आधी नींद में ही हिनाको बड़े कैजुअल अंदाज में जवाब देती है, मेरे केयरटेकर का बिस्तर मेरा बिस्तर है, लो कर लो बात। इस अजीबोगरीब मुसीबत में फंसकर इत्सुकी हड़बड़ाहट में केयरटेकर हैंडबुक खोलता है ताकि देख सके कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिला, उसके फोन पर उसकी बचपन की दोस्त यूरी का मैसेज आता है। वो पूछ रही थी कि क्या वो कल भी एक साथ स्कूल जा रहे हैं। तब जाकर इत्सुकी को याद आता है कि उसे तो यूरी को बताने का मौका ही नहीं मिला कि उसके साथ क्या क्या कांड हो गए हैं। कुछ पल सोचने के बाद वो फैसला करता है कि वो बस इतना बता देगा कि कुछ अलग कारणों की वजह से अब वो उनके स्कूल में नहीं पढ़ेगा। ये खबर इतनी अचानक थी कि यूरी तुरंत उसे कॉल करने लगती है, लेकिन इत्सुकी एक बहाना बनाकर उसका कॉल नहीं उठाता। जब वो अपने फोन में बिजी था, तभी हिनाको अचानक से पीछे से छुप कर आती है और पूछती है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। इत्सुकी बताता है कि यूरी उसकी बचपन की दोस्त है और वो पहले उसी के साथ हाई स्कूल में पढ़ता था। यूरी का नाम सुनते ही हिनाको बहुत शांति से इत्सुकी के हाथ से फोन छीन लेती है। मतलब भाई बंदी ने फोन ऐसे जब्त किया जैसे वो स्कूल की कोई खड़ूस प्रिंसिपल हो और इत्सुकी कोई बैक बेंचर। फोन अपने कब्जे में लेने के बाद वो वापस बिस्तर पर ऐसे सिकुड़ कर लेट जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और फिर बड़ी ही खुशी से ऐलान करती है, अब आखिरकार शांति बहाल हो गई है। इत्सुकी का तो दिमाग ही घूम जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसके इस अजीबोगरीब डायलॉग का आखिर मतलब क्या है। वो बेचारा गिड़गिड़ाते हुए अपना फोन वापस मांगता रहता है, लेकिन वो जिद्दी राजकुमारी उसे फोन वापस करने से साफ इनकार कर देती है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हिनाको नखरे दिखाते हुए कहती है कि इत्सुकी का फॉर्मल तरीके से बात करना उसे सख्त नापसंद है। वो ऑर्डर देती है कि वो वापस कैजुअल तरीके से बात करे। इत्सुकी याद दिलाता है कि शिजुने ने उसे इज्जतदार तरीके से पेश आने की सख्त हिदायत दी है। हिनाको अल्टीमेटम देती है, अगर उसने बात नहीं मानी तो वो उसका फोन हमेशा के लिए जब्त कर लेगी। ये खौफनाक धमकी इत्सुकी को लाइन पर लाने के लिए काफी थी। इत्सुकी के हाँ कहते ही हिनाको मुस्कुराती है। इत्सुकी अभी भी कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन तभी हिनाको प्यार से मुस्कुराकर कहती है कि कल से वो उस पर पूरी तरह भरोसा कर रही है। ये सच्चा बर्ताव इत्सुकी के दिल को पिघला देता है, लेकिन अगले ही सेकंड हिनाको तुरंत बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद में सो जाती है। इत्सुकी एक बार फिर शिकायत करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। अगले दिन इत्सुकी अपने हाई क्लास स्कूल क्यूगा क्वीन में पहले दिन के लिए हिनाको के साथ कार में जा रहा था। चूंकि कार में उन्हें कोई देख नहीं सकता था, इसलिए हिनाको ने अपनी पुरानी कैसेट चालू कर दी थी। वो शिकायत करती है कि उसे नींद आ रही है और वो घर जाना चाहती है। भाई इसका बस चले तो पूरी जिंदगी बिस्तर पर गुजार दे। शिजुने चेतावनी देती है कि अगर उसने 8 घंटे बाद भी यही बात कही तो वो उसे घर ले जाएगी। शिजुने इत्सुकी को समझाती है कि आज स्कूल में पब्लिक के सामने हिनाको के साथ उसका पहला दिन होगा, इसलिए उसे हर हाल में फॉर्मल तरीके से संबोधित करना होगा। वो बताती है कि वो उन दोनों को स्कूल से थोड़ी दूरी पर उतारेगी ताकि किसी को शक ना हो। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि इत्सुकी उसका केयरटेकर है या वो एक ही घर में रहते हैं। इत्सुकी ध्यान से सब सुन रहा था। तभी बात काटते हुए हिनाको इत्सुकी से कहती है कि वो नॉर्मल बात करे। इत्सुकी हिचकिचाता है। हिनाको सीधे शिजुने को ऑर्डर देती है कि वो परमिशन दे। शिजुने याद दिलाती है कि पब्लिक में दिखावा बनाए रखना बहुत जरूरी है। हिनाको बीच का रास्ता निकालती है कि जब वो अकेले हो तब उसे नॉर्मल बात करने दे। शिजुने को हार माननी पड़ती है। हिनाको मुस्कुराती है। इत्सुकी भी रिलैक्स होकर कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिजुने खुश नजर नहीं आ रही थी। जैसे जैसे वो स्कूल के करीब पहुंच रहे थे, हिनाको का रोना फिर शुरू हो जाता है कि टाइम खत्म हो रहा है। अचानक वो इत्सुकी से डिमांड करती है कि वो उसे गले लगाए। ये सुनते ही ड्राइविंग सीट पर बैठी शिजुने का स्टीयरिंग व्हील से कंट्रोल छूट जाता है। कार डगमगा जाती है। शिजुने फटकार लगाती है कि ये हरकतें लेडी को शोभा नहीं देती। हिनाको इग्नोर करके कहती है कि इत्सुकी में से अच्छी खुशबू आती है। हैरान शिजुने अचानक पूछती है कि क्या वो स्कूल के बाद उसे भी इत्सुकी को सूंघने की इजाजत देगा। भाई ये दोनों किसी दूसरे प्लेनेट से आई हैं क्या? इत्सुकी घबराकर इनकार कर देता है, लेकिन हिनाको अपनी मर्जी से इत्सुकी को सूंघने लगती है।
मंजिल पर पहुंचकर शिजुने इत्सुकी को एक चीज देती है और हिदायत देती है कि अगर हिनाको बहुत जिद्दी हो जाए तो वो इसका इस्तेमाल करे। वो शुभकामनाएं देकर विदा लेती है। स्कूल की तरफ चलते ही हिनाको फिर कहती है कि वो घर जाना चाहती है। इत्सुकी पूछता है कि क्या उसे परफेक्ट लेडी वाले कैरेक्टर में नहीं आ जाना चाहिए। हिनाको शांति से जवाब देती है कि अभी तक कोई नहीं देख रहा है। इत्सुकी हैरान था कि आंखें बंद करके भी इसे कैसे पता। लगता है इसमें कोई इनबिल्ट रडार है। इत्सुकी खुद को याद दिलाता है कि वो ये सब महीने के 20,000 येन के लिए कर रहा है। उसे इस प्रेस्टिजियस स्कूल में दोस्त होने का दिखावा करते हुए हिनाको की रेपुटेशन बचानी होगी। स्कूल की भव्य बिल्डिंग देखकर इत्सुकी झटके को नहीं छुपाता। ये स्कूल नहीं 5 स्टार रिजॉर्ट लग रहा था। क्लास में पहुंचकर टीचर इन्फॉर्म करता है कि एक नया स्टूडेंट आया है। इत्सुकी इंट्रोडक्शन देकर बैठ जाता है। वो हैरान था कि किसी ने तालियां नहीं बजाईं। इसके बावजूद क्लास के माहौल में ओवर कॉन्फिडेंस से भरी एक अजीब सी सहनशीलता और शांति थी जो उसके पुराने स्कूल से एकदम अलग थी। बिना कोई और समय बर्बाद किए टीचर तुरंत मैथ की क्लास शुरू करता है। टीचर कहता है कि आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। ये सुनते ही इत्सुकी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, क्योंकि भाई ये ऐसा टॉपिक है जो 3rd ईयर के आखिर में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ के जीनियस बच्चे इसे 2nd ईयर के स्प्रिंग में ही पढ़ रहे थे। पहले पीरियड के खत्म होने तक इत्सुकी का दिमाग पूरी तरह एग्जॉस्ट होकर फ्राई हो चुका था। थकान के बावजूद वो हिनाको को चेक करता है जो पब्लिक के सामने परफेक्ट लेडी की एक्टिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। तभी एक क्लासमेट पास आता है और रॉब से कहता है कि इत्सुकी में बहुत हिम्मत है जो आते ही उसे हेलो तक नहीं बोला। वो कहता है कि वो अपना नजराना लेने के लिए तैयार है। इत्सुकी सोच ही रहा था कि ये कौन सा गुंडा है। तभी पीछे से एक लड़की आती है और लड़के के सिर पर जोरदार चॉप मारती है। वो उसे बेवजह डराने के लिए डांटती है। मार खाने के बाद वो लड़का हंसता है और माफी मांगते हुए बताता है कि वो बस मजाक कर रहा था। लड़का खुद को काजुया ताइशो और लड़की अपना नाम कैरन असाही बताती है। काजुया कहता है कि क्लास में लग रहा था जैसे इत्सुकी को मैथ में दिक्कत आ रही थी। इत्सुकी को एहसास होता है कि उसके उड़े हुए तोते पूरी क्लास को दिख रहे थे। काजुया तसल्ली देता है कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ आम बात है। कैरन समझाती है कि कुछ स्टूडेंट्स दूसरे स्कूलों से आते हैं, लेकिन ज्यादातर फैमिली बिजनेस संभालने की तैयारी के लिए आते हैं। इन रईस खानदान के वारिसों को यहाँ असेंडेड कॉमनर्स कहा जाता है। काजुया मानकर चल रहा था कि इत्सुकी भी उन्हीं अमीरजादों में से एक है। इत्सुकी को तुरंत शिजुने की बातें याद आ जाती हैं कि उसे हमेशा पोलाइट रहना है। आखिर उसकी बैक स्टोरी के हिसाब से वो लोअर स्टेटस वाला इंसान था। इत्सुकी तुरंत समझ जाता है कि बिजनेस का वारिस यहाँ असेंडेड कॉमनर कहलाता है। बस फिर क्या था, इत्सुकी अपने रईसजादे वाले कैरेक्टर में घुस जाता है और अपनी सबसे इज्जतदार और पोलाइट टोन में बात करना शुरू कर देता है। अदब से बताता है कि उसकी फैमिली एक छोटी सी आईटी कंपनी चलाती है। भाई जेब में 200 येन है और यहाँ आईटी कंपनी का वारिस बनकर हवाबाजी हो रही है। काजुया बहुत हमदर्दी दिखाते हुए समझाता है कि नॉर्मल स्कूल से आकर यहाँ के हाई लेवल सिलेबस के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने इत्सुकी जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक सपोर्ट ग्रुप बनाया है। वो मेंशन करता है कि वो और कारेन भी असेंडेड कॉमनर्स है, इसलिए वो उसकी पूरी मदद करेंगे। इत्सुकी उनकी इस दरिया दिली को देखकर इमोशनल हो जाता है और खुशी से ग्रुप में शामिल होने की बात कहता है। काजुया उसे पोलाइट टोन बंद करने को कहता है, लेकिन इत्सुकी चालाकी से इसे फैमिली पॉलिसी बताकर टाल देता है। काजुया तुरंत टॉपिक बदल देता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल जाते हैं। उसकी आंखों में एक खौफनाक सीरियसनेस आ जाती है जब वो पूछता है कि आखिर उसका हिनाको के साथ क्या रिश्ता है। सारे स्टूडेंट्स इत्सुकी को जानलेवा ऑरा के साथ घूरने लगते हैं, मानो क्लास में स्टूडेंट्स नहीं भूखे भेड़ियों का झुंड बैठा हो। काजुया याद दिलाता है कि आज सुबह वो एक साथ स्कूल आए थे। इत्सुकी नर्वसनेस के साथ एक्सप्लेन करता है कि उनके पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं और आज सुबह हिनाको ने खुद उसे स्कूल छोड़ने का ऑफर दिया था। काजुया उसे घूरते हुए पूछता है, क्या सच में बस इतनी सी बात है? कहीं तुम दोनों की सगाई तो नहीं हो गई? ये सवाल इत्सुकी के लिए किसी एटम बम के फटने जैसा था। वो तुरंत इससे साफ इनकार कर देता है। तब जाकर क्लास का खौफनाक माहौल वापस नॉर्मल होता है। कारिन एक्सप्लेन करती है कि स्कूल में सबकी नजरें सिर्फ हिनाको पर रहती हैं। वो सबसे बेहतरीन ग्रेड्स लाती है और बेहद खूबसूरत है। कारिन बताती है कि हिनाको लंच ब्रेक में भी अपनी कंपनी की मीटिंग्स रिमोटली अटेंड करती है। कोनोहाना ग्रुप की इकलौती वारिस से इसी की उम्मीद की जाती है। पर यह अफवाह सुनकर इत्सुकी मन ही मन सोचता है कि कॉर्पोरेट मीटिंग, ये लड़की तो खड़े खड़े सो जाती है। जल्द ही उसे पता चल जाता है कि यह अफवाह कितना बड़ा झूठ थी। लंच ब्रेक में हिनाको किसी मीटिंग में नहीं बल्कि रूफटॉप पर उसका इंतजार कर रही थी। अकेले में इत्सुकी नॉर्मल बात करते हुए पूछता है कि क्या वो हमेशा यहीं आती है। हिनाको कैजुअल अंदाज में बताती है कि अकेले शांति के लिए ये जगह बेस्ट है। इत्सुकी भी मानता है कि बाहर खुली हवा अच्छी लगती है। खाना खाने बैठते ही इत्सुकी शानदार पैक लंच देखकर हैरान रह गया। उसने जिंदगी में कभी इतना शाही खाना नहीं खाया था। हिनाको क्लैरिफाई करती है कि कैफेटेरिया में बेहतर खाना मिलता है, लेकिन पैक्ड लंच से वो सिर्फ अपनी पसंद की चीजें खा सकती है। इत्सुकी पूछता है कि क्या कोई ऐसी चीजें भी हैं जो वो नहीं खाती। उम्मीद से उलट हिनाको लंबी लिस्ट गिनाना शुरू करती है। गाजर, शिमला मिर्च, मशरूम, टमाटर, कद्दू। लिस्ट खत्म ना होते देख इत्सुकी समझ जाता है कि हिनाको कोई सब्जी नहीं खाती। 300 ट्रिलियन की वारिस पर सब्जियां केक कर मुंह ऐसे बनता है जैसे करेले का जूस पी लिया हो। हिनाको बिना शर्मिंदगी से इसे कंफर्म करती है और मासूमियत से मुंह खोलकर इत्सुकी से उसे खाना खिलाने को कहती है। इत्सुकी हैरान होता है
लेकिन बिना सवाल किए उसे खिलाने लगता है। इससे हिनाको बहुत खुश होती है। फिर वो भी इत्सुकी को अपने हाथों से खाना खिलाने का ऑफर देती है। इत्सुकी के लिए ये एम्बैरेसिंग था, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। रोल्ड ऑमलेट खाते ही वो शानदार स्वाद से शॉक्ड रह जाता है। उसे खुश देखकर हिनाको एक्सप्लेन करती है कि केयरटेकर होने के नाते उसे अच्छे से खाना खिलाना उसकी जिम्मेदारी है, ताकि वो परेशान होकर जॉब ना छोड़ दे। ये सुनकर इत्सुकी पूछता है कि पिछली केयरटेकर ने जॉब क्यों छोड़ दी थी। हिनाको मासूमियत से कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। वो बताती है कि पिछली केयरटेकर 2 हफ्ते तक थी, उससे पहली वाली 3 हफ्ते टिकी और सबसे लंबा रिकॉर्ड सिर्फ 1 महीने का है। इत्सुकी सोचता है कि सब इतनी जल्दी जॉब छोड़कर भाग क्यों गए। भाई, इन केयरटेकर्स का सर्वाइवल रेट तो हॉरर मूवी से भी खराब है। इत्सुकी के लिए समझना मुश्किल था, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई जॉब नहीं जहां इतने शानदार पर्क्स हों। आलीशान जगह, 3 वक्त का शाही खाना, रोज 20,000 येन का पेचेक और स्कूल फीस। तभी हिनाको पूछती है, और मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम मुझे भी पर्क्स का हिस्सा मानते हो? इत्सुकी को समझ नहीं आता। हिनाको सीधे पूछती है कि क्या वो किसी अमीर लड़की से शादी करके अपना रुतबा नहीं बढ़ाना चाहता। ये सवाल इत्सुकी को नर्वस कर देता है। वो हड़बड़ाकर सफाई देता है कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा। हिनाको रिक्वेस्ट करती है कि वो कभी जॉब न छोड़े। इत्सुकी मान जाता है और हिनाको को अपनी गोद में झपकी लेने देता है। गोद में सोते हिनाको को देखकर इत्सुकी को अजीब सा सुकून और शांति मिल रही थी। अचानक शिजुने का कॉल आता है। वो बताती है कि काम का आदी होने तक वो रोज लंच पर कॉल करेगी। वो पहला सवाल पूछती है कि क्या इत्सुकी अपनी नकली बैक स्टोरी का सही से पालन कर रहा है। इत्सुकी उसे तसल्ली देता है। फिर शिजुने क्लासमेट्स के बारे में पूछती है। इत्सुकी काजुया और कारीन का नाम बताता है। नाम सुनते ही शिजुने इन्फॉर्मेशन चेक करती है और ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर इत्सुकी के होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि कारीन की फैमिली जेज होल्डिंग्स नाम की रिटेल कंपनी चलाती है। इत्सुकी का झटका छुपाना मुश्किल था जब उसे एहसास हुआ कि कारीन का परिवार मशहूर जेज इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, जो देश के टॉप रिटेलर्स में से एक है। इत्सुकी का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। कारीन ने झूठ क्यों बोला कि वो असेंडेड कॉमनर है, जबकि वो राजकुमारी थी। शिजुने एक और बम फोड़ देती है कि काजुया का परिवार टाइशो मूवर्स नाम की बड़ी कैरियर कंपनी का मालिक है। भाई, ये दोनों तो खुद कॉर्पोरेट किंग निकले। इत्सुकी उन्हें पूरी तरह गद्दार मान रहा था। अगले पीरियड में हिनाको अपना परफेक्ट लेडी वाला दिखावा बड़ी खूबसूरती से मेंटेन रखती है। इत्सुकी नोटिस करता है कि वो हमेशा स्टूडेंट्स से घिरी रहती है, इसलिए उसे हिनाको की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हालांकि तभी शिजुले का दोबारा कॉल आता है। वो कहती है कि हिनाको का वॉलेट कहीं गिर गया है, क्योंकि उसके पर्सनल और वॉलेट के ट्रांसमीटर की लोकेशन अलाइन नहीं कर रही है। इत्सुकी को हैरानी होती है कि इन रईसों ने वॉलेट में भी ट्रांसमीटर लगा रखा है। भाई, इन अमीरों के शौक अलग लेवल के होते हैं। वो ज्यादा सवाल नहीं करता और शिजुने से कहता है कि वो वॉलेट ढूंढने जा रहा है। शिजुने शांत टोन में बताती है कि वॉलेट मेन बिल्डिंग के वेस्ट साइड में पड़ा है, लेकिन इसके अलावा वो कोई जानकारी नहीं दे सकती। इत्सुकी दिमाग दौड़ाता है और समझ जाता है कि अगर वॉलेट वेस्ट साइड में है तो पक्का वॉशरूम में गिरा होगा। शिजुने ऑर्डर देती है कि वो जल्द वॉलेट रिकवर करे और तुरंत फोन काट देती है। फोन कटते ही इत्सुकी घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि वेस्ट साइड में तो लड़कियों का वॉशरूम है। अब वो पसीने पसीने होकर सोच रहा है कि लड़कियों के वॉशरूम में जाकर चीजें कैसे ढूंढेगा। भाई, अंदर पकड़ा गया तो सीधे पुलिस स्टेशन या चप्पलों के नीचे मिलेगा। टेंशन में खड़ा होकर वो सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी एक हाई क्लास लड़की उसके पास आती है। वो स्कूल में नया चेहरा देखकर हैरान थी और पूछती है कि परेशानी क्या है। लड़की दिमाग में मान लेती है कि ये पक्का वही क्लास ए का ट्रांसफर स्टूडेंट है। वो रॉब से खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि उसका नाम मिरई तेनोजी है और वो तेनोजी ग्रुप के प्रेसिडेंट की इकलौती बेटी है। इत्सुकी समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे, इसीलिए वो ब्लैंक होकर चुपचाप खड़ा रहता है। ये लंबी शांति मिरई को इरिटेट करती है, क्योंकि कोई इंसान इतना ठंडा रिएक्शन कैसे दे सकता है। इत्सुकी घबराहट में माफी मांगता है और कहता है कि उसे तेनोजी ग्रुप के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनते ही मिरई का ईगो हर्ट हो जाता है। वो डांटते हुए कहती है कि ये बेवकूफ़ी की हद है। फिर वो गर्व से एक्सप्लेन करती है कि तेनोजी ग्रुप एक बड़ा कॉर्पोरेट एम्पायर है जिसने माइनिंग बिजनेस में नाम कमाया था। आज उनके अंडर काम करने वाली कंपनियां जापान में नॉन फेरस मेटल्स और केमिकल्स की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर्स हैं। वो कहती है कि उनका स्केल कोनोहाना ग्रुप के बराबर है। इत्सुकी का रिएक्शन देखकर मिरई समझ जाती है कि ये लड़का कोनोहाना ग्रुप को जानता है, लेकिन उसके ग्रुप को नहीं। ये बात उसे आग बबूला कर देती है। वो सोचती है कि पक्का हिनाको की वजह से ही उसका नाम छुप गया है। रईस लड़कियों की ये ईगो क्लैश वर्ल्ड वॉर से कम नहीं होती, लेकिन मिरई खुद को संभाल कर पूछती है कि क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है। इत्सुकी नर्वस होकर बताता है कि किसी ने अपना वॉलेट लड़कियों के वॉशरूम में छोड़ दिया है और वो उसे वापस लाना चाहता था। मिरई बिना शक के खुद लेडीज वॉशरूम के अंदर जाकर वॉलेट ले आती है। इससे इत्सुकी की बड़ी परेशानी हल हो जाती है, लेकिन वो वॉलेट देते हुए पूछती है, एक लड़के को कैसे पता चला कि लड़कियों के वॉशरूम में वॉलेट पड़ा है। इत्सुकी बहाना बनाते हुए कहता है कि वॉलेट के ओनर ने ही उसे ढूंढने को कहा था और पूरे स्कूल में बस यही एक जगह थी जहां वो चेक नहीं कर सकता था। इत्सुकी फालतू प्रॉब्लम से बचने के लिए हिनाको का नाम नहीं लेता। ये सुनकर मिरई उसे लेक्चर देने लगती है। वो कहती है कि ऐसा लग रहा है
रहा है जैसे किसी ने तुम्हें अपना नौकर बना लिया है, जो बिल्कुल गलत है। वो याद दिलाती है कि इस स्कूल में पढ़ने का मतलब है कि वो भविष्य का लीडर है। अगर वो अभी से दूसरों के सामने झुककर काम करेगा तो उसकी कंपनी कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। इत्सुकी इज्जत से सलाह मान लेता है और कहता है कि वो आगे से ध्यान रखेगा, लेकिन मिरेई उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस की कमी नोटिस करके उसे लाउड एंड क्लियर बात करने को कहती है। जब इत्सुकी फर्म तरीके से बोलता है तो मिरेई कंफर्म करती है कि उसमें पोटेंशियल है। वो उसे अपना पोस्चर सुधारने की भी सलाह देती है। इत्सुकी तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। जाते जाते वो कहती है कि भविष्य में किसी चीज की जरूरत हो तो बस मिरेई के सुनहरे बालों को ढूंढना। तभी इत्सुकी अपनी मासूमियत में एक खतरनाक सवाल पूछ लेता है, क्या इस स्कूल में बालों को डाई करना मना नहीं है? लो भाई, कर दी ना आम आदमी वाली बात। ये सवाल सुनते ही मिरेई बौखलाते हुए चीखती है कि क्या वो कहना चाहता है कि उसके सुनहरे बाल किसी गोल्ड प्लेटेड अंगूठी की तरह झूठे हैं। इत्सुकी घबराकर सफाई देता है, लेकिन मिरेई शर्म के मारे भाग खड़ी होती है और चिल्लाती है कि वो बालों को डाई नहीं करती। इत्सुकी बस उसे जाते हुए देखता है, हालांकि वो जानता था कि मिरेई ने बालों को डाई ही किया है। इत्सुकी किसी तरह दिन खत्म करता है। आखिरी क्लास के बाद कैरन और काजुआ उससे पूछते हैं कि क्या वो वेलकम पार्टी रखना चाहते हैं। इत्सुकी उन्हें बताता है कि उसे आज जल्दी घर पहुंचना है, लेकिन अगली बार उनका ऑफर एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसे स्कूल के बारे में सवाल पूछने हैं। बाहर आने पर इत्सुकी देखता है कि हिनाको स्कूल के ग्राउंड में तालाब के पास मछलियों को खाना खिला रही है। इत्सुकी को देखकर वो तुरंत कह देती है कि वो घर नहीं जाना चाहती। सुनकर इत्सुकी का दिमाग चकरा जाता है। भाई, सुबह ही तो ये बंदी कार में रो रही थी कि घर जाना है और अब यहीं रहना है। हिनाको शिकायत करती है कि हवेली में उसे बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसका मतलब है कि वो रिलैक्स नहीं कर सकती। इत्सुकी समझाता है कि वो हमेशा के लिए स्कूल में नहीं रह सकती, लेकिन इत्सुकी चाहे उसे हिलाने की कितनी भी कोशिश कर ले, हिनाको वहां से टस से मस नहीं होती। तभी इत्सुकी को याद आता है कि सुबह शिजुने ने उसे एक खास चीज दी थी। जब वो चेक करता है कि वो हथियार क्या है तो देखता है कि वो बस एक नॉर्मल सा पोटैटो चिप्स का पैकेट है। जैसे ही वो चिप्स बाहर निकालता है, हिनाको भूखे शिकारी की तरह उस पर झपट पड़ती है। भाई, 300 ट्रिलियन की मालकिन एक चिप्स के पैकेट के लिए जान देने को तैयार थी। इत्सुकी फायदा उठाते हुए कहता है कि चिप्स तभी मिलेंगे जब वो चुपचाप घर चलेगी। चिप्स का लालच हिनाको से बर्दाश्त नहीं होता और वो हार मानकर घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब इत्सुकी को पता चलता है कि हिनाको को जंक फूड खाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए वो पागल हो रही थी। हवेली पहुंचते ही शिजुने ने अगले दिन के लिए पढ़ाई शुरू करवा दी और फिर एटिकेट्स और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। सेल्फ डिफेंस में शिजुने ने इत्सुकी को बुरी तरह धोया और वो हार मान लेता है। हालांकि शिजुने एडमिट करती है कि वो जल्दी सीखता है। ट्रेनिंग के बाद इत्सुकी शिजुने से पूछता है कि हिनाको का सबसे लंबा केयर टेकर सिर्फ 1 महीने ही क्यों टिका था। शिजुने सीरियस टोन में बताती है कि पुराने केयर टेकर्स खुद कागेन ने ढूंढे थे। वो सभी हिनाको के साथ हद से ज्यादा सख्त थे, जिससे वो कभी भरोसे का रिश्ता नहीं बना पाए। इस बात ने कागेन को बहुत परेशान किया था। इसीलिए इस बार एक गैम्बल खेला गया है, इत्सुकी जैसे एक बिल्कुल आम और नल्ले इंसान को हायर करके, जिसका कोनो हायर फैमिली से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इत्सुकी ये सब सुनकर थोड़ा बेटर तो समझता है, लेकिन फिर सोचता है कि भाई, आज तो मेरा पहला ही दिन है, पता नहीं मैं ये सब झेल भी पाऊंगा या नहीं। थोड़ी देर बाद सेल्फ डिफेंस लेसन के खत्म होने पर इत्सुकी सीधा हिनाको से टकराता है। बिना किसी फिल्टर के हिनाको उसके मुंह पर बोल देती है कि तुम्हारे अंदर से पसीने की बदबू आ रही है। इत्सुकी कहता है कि वो बस नहाने जा रहा था। ये सुनकर हिनाको सीधा उसकी उंगली पकड़ती है और अपने टोनी स्टार्क जैसे फैंसी पर्सनल बाथरूम में ले आती है। इत्सुकी बाथरूम देख ही रहा था कि हिनाको अचानक अपने कपड़े उतारती है और उसे भी साथ नहाने को बोलती है। अब बिना कुछ समझे इत्सुकी स्विमसूट पहनकर बाथटब में हिनाको के साथ बैठा था। अपना धर्म ईमान बचाने के लिए वो खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश करता है। ध्यान भटकाने के लिए उसे एक आइडिया आता है और वो शिजुने की दी हुई क्लासमेट्स की प्रोफाइल पढ़ने लगता है। दरअसल अमीर लौंडे लपाड़े स्कूल में अपने फैमिली बिजनेस का बहुत भौकाल मारते हैं, तो इत्सुकी को सब याद रखना था। प्रोफाइल पढ़ते हुए इत्सुकी पूछता है कि क्या क्लास में उसका कोई सच्चा दोस्त है। हिनाको तुरंत मना कर देती है। वो बताती है कि वहां सब बस चमचे हैं, कोई रियल दोस्त नहीं। इत्सुकी पूछता है कि क्या उससे कभी दोस्त की कमी महसूस नहीं होती, तो हिनाको मासूमियत से कहती है, मेरे लिए तो बस तुम ही काफी हो। ये सुनकर इत्सुकी अंदर से थोड़ा पिघल जाता है। तभी हिनाको पास खिसक कर आती है और उसे अपने बाल ढोने को कहती है। अपनी 20,000 येन की दिहाड़ी हलाल करने के लिए इत्सुकी बाल ढोने लगता है। वो पूछता है कि उसने उसे ही केयरटेकर क्यों चुना। हिनाको स्माइल करके कहती है कि उसे पसंद है कि इत्सुकी बिना सवाल किए उसकी हर बात मान लेता है। लॉजिक तो कुछ नहीं था इसमें, पर इत्सुकी को अच्छा लगा कि वो उस पर ट्रस्ट करती है। तभी अचानक से हिनाको खड़ी हो जाती है और गर्मी की कंप्लेंट करते हुए कहती है कि ये स्विमसूट बहुत परेशान कर रहा है। इत्सुकी की तो फटके हाथ में आ जाती है। हिनाको बताती है कि उसने ये स्विमसूट सिर्फ शिजुने के कहने पे पहना था। शिजुने का नाम सुनते ही इत्सुकी की नजर दरवाजे पर जाती है, जहां से शिजुने खूनी आंखों से उन्हें घूर रही थी। हिनाको के जाने के बाद शिजुने अंदर आती है और सीधे इत्सुकी को एक दवाई थमा देती है। वो बताती है कि ये मेडिसिन मर्दों की पावर को शांत कर देती है और फ्यूचर में जब भी हिनाको को देखकर उसके मन में गंदे ख्याल आए तो वो एडवांस में इसे खा ले। इत्सुकी खौफ से कांपते हुए एक भयानक चीख मारता है। बेचारे को क्या पता कि शिजुने ने मजे लेने के लिए सिर्फ विटामिन की गोलियां थमाई हैं। अगले दिन स्कूल में इत्सुकी कल के ट्रॉमा को भुलाकर खुद को तैयार करता है, लेकिन जब वो अपनी भूली हुई कोई चीज लेने जा रहा होता है तो गलती से एक लड़की से टकराता है। वो लड़की उसे देखते ही पहचान लेती है। इत्सुकी अनजान बनने की एक्टिंग करता है, पर लड़की फूट फूट कर रोते हुए सीधा उसके गले लग जाती है और कहती है कि उसने उसे कितना मिस किया। कैरन ने पहले ही उसे इस लड़की के बारे में बताया था। ये क्लास बी की कूल ब्यूटी नरिका मियाकाजिमा है। स्कूल में अफवाह है कि ये किसी खतरनाक याकुजा फैमिली से है। हिनाको के बाप कागेन ने भी इत्सुकी को इससे दूर रहने की वार्निंग दी थी, पर अब तो सत्यानाश हो चुका है क्योंकि नरिका उसे चिपक कर रो रही है।
तुम लोग कमेंट में बताओ तुम्हारी क्रश कभी ऐसे गले लगकर रोई है। यहाँ से हम पास में चलते हैं। इत्सुकी 10 साल का था जब उसके नल्ले पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला था। उसकी माँ उसे लेकर अपनी बेदखल हो चुकी फैमिली मियाकाजिमा एस्टेट आ गई। वहीं इत्सुकी पहली बार नरिका से मिला था और उस वक्त भी वो एक नंबर की एंग्री बर्ड थी। उसने इत्सुकी को देखते ही कहा कि वो कमजोरों से नफरत करती है और नौकरों ने बताया कि तुम लोग यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हो। पर साथ ही वो इत्सुकी को अपना पर्सनल केयरटेकर भी बना लेती है। उस दिन के बाद इत्सुकी उसके सारे काम करता, कीड़े भगाना, रोने पर चुप कराना। धीरे धीरे नरिका उससे अटैच हो गई। उसने माना कि इत्सुकी उससे ज्यादा स्ट्रांग है। नरिका खुद डरपोक थी और 10 साल की होने के बावजूद बाहर की दुनिया से घबराती थी, लेकिन उसने एक लड़की को अकेले बाहर घूमते देखा था तो वो भी बाहर जाना चाहती थी। ये सुनकर इत्सुकी ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर की दुनिया दिखाने ले गया। जिंदगी में पहली बार नरिका ने आजादी महसूस की। इत्सुकी ने उसे कैंडी शॉप पर मिठाइयां भी खिलाई। उस दिन के बाद दोनों छुप छुप कर बाहर जाने लगे, पर उनका ये गेम ज्यादा दिन नहीं चला। नरिका के बाप ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और इत्सुकी को अपनी बेटी की जान खतरे में डालने के लिए भयंकर गालियां सुनाई। उन्होंने इत्सुकी को सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया और उसे और उसकी मां को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। जिस दिन इत्सुकी जा रहा था, नारिका ने आंसुओं से भरी आंखों से उससे वादा किया था, मैं एक दिन बहुत स्ट्रांग बनूंगी। और वही आखिरी दिन था जब इत्सुकी ने उसे देखा था आज तक। अब जब अकेडमी में वो दोबारा मिले हैं तो नारिका उसे फिर से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। वो लगातार इतनी जोर जोर से रो रही थी कि एक्साइटमेंट के मारे उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। मजबूर होकर इत्सुकी उसे उठाकर इन्फर्मरी यानी कि मेडिकल रूम ले जाता है, जहां नर्स बताती है कि थोड़ा आराम करने से वो ठीक हो जाएगी। इत्सुकी जैसे ही वहां से जाने लगता है, नारिका रोती हुई आंखों से उसे रोक लेती है और कहती है, प्लीज मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। इत्सुकी रुक जाता है और बचपन की उस घटना के लिए माफी मांगते हुए कहता है, मुझे तुम्हें बिना परमिशन के बाहर नहीं ले जाना चाहिए था। पर नारिका तुरंत कहती है, नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो एहसानमंद हूं कि तुमने ऐसा किया। अगर तुम मुझे बाहर नहीं ले जाते तो शायद मैं आज भी वही डरपोक लड़की ही रहती। इत्सुकी मुस्कुराकर पूछता है, तो क्या अब तुम डरपोक नहीं हो? नारिका नर्वस होकर कबूल करती है, अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है, मैं आज भी दोस्त नहीं बना पाती। इत्सुकी एक्सेप्ट करता है कि स्कूल के लोगों ने उसके बारे में बहुत गलत धारणा बना रखी है। वो पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? नारिका बताती है कि मियाकाजिमा परिवार एक वॉरियर माइंडसेट वाला परिवार है, इसीलिए उसने पूरी जिंदगी तरह तरह के मार्शल आर्ट सीखे हैं। पर इसी पारिवारिक परंपरा की वजह से लोग उन्हें जंगबाज समझते हैं। नारिका शर्मिंदा होते हुए अपना सबसे बड़ा राज बताती है, जब भी मैं लोगों के आसपास होती हूँ तो मैं इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ कि मेरा चेहरा एकदम सुन्न फ्रीज हो जाता है और इसी वजह से लोग मुझसे डर जाते हैं। पता नहीं कैसे लोगों ने मुझे गुंडी और याकुजा कहना शुरू कर दिया और मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे कैसे ठीक करूं। वो बेताबी से इत्सुकी से मदद मांगती है, पर इससे पहले कि इत्सुकी कुछ बोल पाता, रिंग रिंग, इत्सुकी का फोन बज उठा। फोन पर शिजुने थी। वो कड़क आवाज में पूछती है, तुम अभी कहाँ हो? इत्सुकी बताता है कि एक स्टूडेंट की तबीयत खराब थी तो मैं उसे मेडिकल रूम लाया हूँ। शिजुने कहती है, मैं भी सोच रही थी कि तुम्हारी लोकेशन हिनाको की लोकेशन से मैच क्यों नहीं कर रही। तुरंत क्लासरूम है वापस आओ। दूसरों की मदद करना ठीक है, पर अपनी केयरटेकर की ड्यूटी मत भूलो। इत्सुकी समझ जाता है और जाने की तैयारी करता है। नारिका पूछती है, तुम इस स्कूल में कर क्या रहे हो? इत्सुकी बस इतना कहता है, ये बहुत लंबी कहानी है, और माफी मांगकर जाने लगता है। तभी नारिका उसे रोककर बहुत ही इमोशनल होकर पूछती है, क्या तुम फिर से अचानक गायब तो नहीं हो जाओगे? ये सुनकर इत्सुकी को वो आखिरी दिन याद आ जाता है। वो मुस्कुराकर उसे तसल्ली देता है और प्रॉमिस करता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, हम फिर मिलेंगे। नारिका पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद बहुत ही शर्माते हुए कहती है, तो क्या तुम मेरे सर पर हाथ फेरोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम बचपन में किया करते थे? इत्सुकी पहले थोड़ा हिचकिचाता है, पर उसे अच्छा फील करवाने के लिए वो उसके सर पर हाथ फेर देता है। नारिका को बहुत सुकून मिलता है। इत्सुकी फिर से माफी मांगता है, पर नारिका कहती है, सब ठीक है, आखिरकार हम दोबारा मिल ही गए ना। और तभी मेडिकल रूम का दरवाजा खुलता है। वहां हिनाको खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक परफेक्ट लेकिन अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक मुस्कान थी। वो बहुत ही प्यार से लेकिन डरावने अंदाज में पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो दोनों उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। हिनाको उसी परफेक्ट स्माइल से कहती है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं क्लास से आ गई। तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इत्सुकी नर्वस होकर हड़बड़ाते हुए कहता है, नारिका हॉल में बेहोश हो गई थी तो मैं इसे यहाँ लाया था। हिनाको की आंखें सिकुड़ती है और वो कहती है, क्या इसके सर पर कोई गंभीर चोट आई है? क्योंकि मैंने अभी देखा कि तुम इसके सर पर हाथ फेर रहे थे। इत्सुकी का डर सच साबित हो गया। हिनाको ने सब देख लिया था। नारिका हड़बड़ाहट में सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि वो और इत्सुकी एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, पर इससे बात और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। नारिका आगे बोल पड़ती है, जब हम 10 साल के थे तब इत्सुकी मेरे घर पर रहता था और ये मेरा केयरटेकर था। मैं इसकी बहुत आभारी हूँ और इसे दोबारा देखकर बहुत खुश हूँ।
नारिका की इस मासूम सी सच्चाई ने न सिर्फ इत्सुकी की धड़कनें रोक दी, बल्कि हिनाको के अंदर बैठे उस खौफनाक ज्वालामुखी को पूरी तरह से भड़का दिया था। इत्सुकी, तुम चाहो तो किसी दिन मेरे घर आ सकते हो और हम अपना वो पुराना रिश्ता फिर से शुरू कर सकते हैं। हिनाको बहुत ही ध्यान से सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर एकदम न्यूट्रल एक्सप्रेशन था। नारिका उसके इस रिएक्शन को नोटिस नहीं कर पाती। इत्सुकी इस ऑफर से हैरान था, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, हिनाको उसे बीच में ही टोक देती है। हिनाको बहुत ही प्यार से नारिका की तरफ देखकर कहती है, तुम जो मांग रही हो वो नामुमकिन है। इत्सुकी इस वक्त मेरे परिवार के लिए काम कर रहा है। नारिका को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। खुद इत्सुकी भी हैरान रह जाता है कि हिनाको ने उनका सीक्रेट क्यों बता दिया। नारिका का कंफ्यूजन देखकर इत्सुकी को सच बताना पड़ता है। हाँ, मेरा काम मुख्य रूप से हिनाको की देखभाल करना है। नारिका गुस्से में हिनाको की तरफ उंगली उठाती है और चिल्लाती है, ये बिल्कुल चीटिंग है। इत्सुकी पहले मेरा केयरटेकर था। हिनाको कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जवाब देती है, बीते हुए कल का तो मुझे नहीं पता, पर आज इत्सुकी का एम्प्लॉयर मेरा परिवार है और इसे तुम बदल नहीं सकती। ये बात क्लियर करने के बाद हिनाको इत्सुकी से कहती है, नारिका अब ठीक लग रही है तो हमें क्लास में चलना चाहिए। मानो कुछ हुआ ही ना हो, हिनाको इत्सुकी को लेकर वहां से निकल जाती है। इत्सुकी को नारिका के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। हॉलवे में अकेले होने पर इत्सुकी पूछता है, तुम सच में बीमार नहीं थी ना? तुम बस मुझे ढूंढने आई थी। हिनाको मासूमियत से मान लेती है, मुझे डर था कि मैं अकेले खो जाऊंगी, इसलिए मैंने बीमार होने का नाटक किया। इत्सुकी माफी मांगता है पर पूछता है, तुमने नारिका को हमारा राज क्यों बता दिया? हिनाको कैजुअल तरीके से कहती है, मुझे उस लड़की के मोटे दिमाग में ये बात अच्छी तरह से घुमानी थी। इत्सुकी सोचता है कि क्या हिनाको जल रही थी, पर वो इस ख्याल को झटक देता है। तभी हिनाको रुककर इत्सुकी की आंखों में देखती है और पूछती है, तुम किसके केयरटेकर हो? इत्सुकी तुरंत जवाब देता है, मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हारा केयरटेकर हूं। हिनाको के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, तो चलो अब साथ मिलकर शिजुने से डांट खाते हैं। कार में शिजुने उन्हें ज्यादा नहीं डांटती, बल्कि एक्सेप्ट करती है कि रिसर्च में गड़बड़ी उनकी तरफ से हुई थी। शिजुने कहती है, मैं नारिका को बताने के लिए एक झूठी कहानी तैयार करूंगी, तुम उसे ये राज छुपाने के लिए मना लेना। इत्सुकी मान जाता है। तभी शिजुने की नजर इत्सुकी पर पड़ती है, जो किसी कोआला की तरह इत्सुकी से चिपकी हुई थी। शिजुने चिढ़कर पूछती है, ये कोआला वाली हरकत किस खुशी में हो रही है? हिनाको कोई जवाब नहीं देती, बस अपना सिर आगे कर देती है और इत्सुकी से अपने सिर पर हाथ फेरने यानी पैट हर हेड डिमांड करती है। इत्सुकी चुपचाप उसकी बात मान लेता है। अगले दिन स्कूल में। अगले दिन कैरन और काजुया इत्सुकी को क्लास के बाद एक वेलकम टी पार्टी में इनवाइट करते हैं। वो कहते हैं कि इत्सुकी जिसे चाहे साथ ला सकता है। तभी हिनाको तुरंत बोल पड़ती है, मैं भी जाऊंगी। वो शिजुने से कॉल करके परमिशन मांगती है। शिजुने मान जाती है क्योंकि इत्सुकी भी वहां था, पर वो एक अजीब सी वार्निंग देती है, क्या तुम श्योर हो? क्योंकि अब लगभग वो समय होने वाला है। हिनाको भरोसा दिलाती है कि सब ठीक रहेगा। इत्सुकी कहता है कि उसे आने की जरूरत नहीं है, पर हिनाको कसकर उसके कपड़े पकड़ लेती है। अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी जा रही हूँ। इत्सुकी और सवाल नहीं करता। इसके बाद इत्सुकी नारिका से मिलने जाता है। नारिका उसे गद्दार कह रही थी, फिर तुरंत माफी मांग लेती है। इत्सुकी उसे शिजुने की बनाई झूठी कहानी सुनाता है। कोनोहाना परिवार ने मुझे गोद लिया है। मेरे पिता उनकी कंपनी चलाते हैं और मुझे हाई सोसाइटी के तौर तरीके सिखाने के लिए उन्होंने मुझे अप्रेंटिस के तौर पर रखा है। नारिका आसानी से यकीन कर लेती है और राज छुपाने का प्रॉमिस करती है। इसके बाद इत्सुकी मुस्कुराकर नारिका को टी पार्टी के लिए इनवाइट करता है। ये सुनकर नारिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, मैंने हमेशा एक टी पार्टी में जाने का सपना देखा था, पर आज तक किसी ने मुझे इन्वाइट नहीं किया। पर फिर वो नर्वस होकर पूछती है, पर क्या मेरा वहां आना ठीक रहेगा? कहीं मेरी वजह से आप सबका मूड खराब तो नहीं हो जाएगा? इत्सुकी मुस्कुराकर उसे तसल्ली देता है और कहता है कि सब ठीक रहेगा। इसके बाद वो क्लासरूम की तरफ लौटता है, जहां अचानक उसकी टक्कर मिरेई से हो जाती है। मिरेई उसे घूरते हुए कहती है, मैंने सुना है तुम हिनाको कोनोहाना के जान पहचान वाले हो, इसका मतलब तुम कोनोहाना फैक्शन का हिस्सा हो। इत्सुकी को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती। मिरेई का डिफेंसिव एटीट्यूड देखकर इत्सुकी सीधा पूछता है, क्या तुम्हें हिनाको पसंद नहीं है? मिरेई हड़बड़ाकर सफाई देती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हिनाको की काबिलियत को पूरी तरह मानती हूँ। उसकी खूबसूरती और पढ़ाई दोनों बिल्कुल मेरे लेवल की हैं। इत्सुकी मन ही मन सोचता है, ये तो अपनी ही तारीफ करने का कोई अजीब सा तरीका है। मिरेई आगे कहती है, पर उसे जो इतनी अटेंशन मिलती है वो बहुत ज्यादा है। क्या ये उसके मिलनसार नेचर की वजह से है? वो तो ऐसे स्माइल करती है जैसे कभी रुकती ही ना हो। इत्सुकी समझ जाता है कि मिरेई असल में हिनाको को लेकर हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इसलिए वो बिना सोचे मिरेई को भी टी पार्टी में इन्वाइट कर लेता है। टी पार्टी का सीन। क्लास के बाद जब कैरन और काजुया टी पार्टी में पहुंचते हैं तो वो मिरेई, हिनाको और नरिका को एक ही टेबल पर देखकर गहरे सदमे में आ जाते हैं। वो इत्सुकी से पूछते हैं, भाई सिर्फ 3 दिन में तुम इन अमेजिंग लड़कियों से कैसे मिल लिए? इत्सुकी बस इतना कहता है कि ये बस हो गया।
फॉर्मल इंट्रोडक्शंस शुरू होते हैं। मेरे ईशान से बताती है कि वो टेनोजी ग्रुप की बेटी है। काजुया बताता है कि उसकी फैमिली एक शिपिंग कंपनी चलाती है और कैरन की फैमिली इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करती है। हिनाको भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है, पर जब नरिका की बारी आती है तो वो नर्वस होकर बुरी तरह हड़बड़ा जाती है। इत्सुकी तुरंत सिचुएशन संभालते हुए बताता है कि उसकी फैमिली एक आईटी कंपनी चलाती है। मेरे ही सबसे कहती है, तुम्हें मेरे परिवार के रुतबे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे बिल्कुल नॉर्मली बात कर सकते हो। इत्सुकी नरिका को भी शांत रहने को कहता है। इत्सुकी नरिका को उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है, जिसे देखकर कैरन और काजुया थोड़े हैरान रह जाते हैं। नरिका जल्दी से एक्सप्लेन करती है, हम 10 साल की उम्र में मिले थे, इसलिए इसने मुझे इन्वाइट किया। पर बोलते हुए नरिका की वो नर्वस स्माइल इतनी खौफनाक लग रही थी कि वो दोनों डर जाते हैं। इत्सुकी बीच बचाव करते हुए कहता है, तुम लोग इसके बारे में गलत सोच रहे हो, नरिका से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बचपन में ये हमेशा घर में रही है, इसलिए इसे लोगों से बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इत्सुकी साफ करता है कि नरिका के बारे में फैली सारी अफवाहें बिल्कुल झूठी हैं। मिरई भी कंफर्म करती है, हाँ, मिया काजिमा फैमिली का बिजनेस स्पोर्ट्स के सामान का है। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल जाता है कि अफवाहें झूठी हैं। ये जानकर सब रिलैक्स हो जाते हैं। कैरन नरिका से उसकी हॉबीज पूछती है। नरिका बताती है, मेरे घर में एक डूजो है, तो मैं अपना ज्यादातर समय अपनी ट्रेनिंग में ही बिताती हूँ। काजुया हिनाको से पूछता है कि क्या वो हमेशा पढ़ती ही रहती है। हिनाको मुस्कुराकर कहती है, पढ़ाई जरूरी है, पर मैं ब्रेक भी लेती हूँ और डिजर्ट्स खाती हूँ। मुझे स्कोन्स बहुत पसंद है। जबकि इत्सुकी को अच्छे से पता था कि उसका फेवरेट स्नैक पोटैटो चिप्स है। इत्सुकी सच्चाई छुपाने के लिए चुपचाप अपनी चाय पीने लगता है। तभी मिरई उसे टोकते हुए कहती है, ब्लैक टी पीते समय सही एटिकेट ये है कि कप को मुंह तक लाया जाए। इत्सुकी तुरंत अपनी पोस्टर ठीक करता है और कहता है, मैं एक नॉर्मल स्कूल से हूँ, तो मुझे ये सब अभी सीखना है। काजुया नॉर्मल स्कूल के अजीब रिवाजों का मजाक उड़ाता है। इत्सुकी कहता है, हाँ, हमारा एक मजेदार रिवाज जरूर है, 3 सेकंड रूल। ये दिखाने के लिए इत्सुकी जानबूझकर एक कुकी टेबल पर गिराता है और उसे 3 सेकंड के अंदर उठाकर खा लेता है। वो हंसकर कहता है, रूल कहता है कि अगर 3 सेकंड में उठा लिया तो उसे खाया जा सकता है। काजुया इंप्रेस हो जाता है, पर तभी सबको चौंकाते हुए हिनाको भी बिल्कुल इत्सुकी की तरह अपनी कुकी गिराकर उसे खा लेती है। मिरई कहती है, ये मजेदार तो है, पर काफी वल्गर भी है। इत्सुकी उसकी बात मान लेता है, पर वो खुश था कि आखिरकार सब मजे कर रहे थे। पार्टी के बाद मिरई हिनाको से कहती है, तुम्हारे साथ ये मेरी पहली प्राइवेट टी पार्टी थी, पर सच कहूं तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हिनाको प्यार से कहती है, हमें कभी फिर से ऐसी टी पार्टी करनी चाहिए। मिरई इत्सुकी की पोस्टर की तारीफ करके वहां से चली जाती है। नरिका की फैमिली ट्रैफिक में फंसी थी, तो इत्सुकी उसे वहां तक छोड़ने जाता है। अकेले होते ही नरिका रिलैक्स हो जाती है और इमोशनल होकर कहती है, आज टी पार्टी में मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं पक्का ग्रेजुएशन तक बिल्कुल अकेली ही रह जाती। आज का दिन मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। तुम सच में मेरे हीरो हो। इत्सुकी कहता है कि उसने तो बस उसे एक छोटा सा धक्का दिया था, पर नरिका की खुशी अचानक फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। वो गुस्से में कहती है, ये बिल्कुल चीटिंग है। हिनाको तुम्हें मुझसे कैसे छीन सकती है? आखिरकार मैंने तुम्हें दोबारा ढूंढ ही लिया था, तो तुम उसके घर पर क्यों रह रहे हो? नरिका पूछती है, तुम्हारी ये अप्रेंटिसशिप कब तक चलेगी और क्या खत्म होने के बाद तुम मेरे घर आओगे? इत्सुकी उसे कोई सीधा जवाब न देते हुए बस टालने के लिए कहता है, शायद, अगर मैं आ सका तो जरूर आऊंगा। इस पर नारिका मुंह भुलाकर शिकायत करती है, मुझे पता है तुम बस पोलाइट बनने के लिए ऐसा बोल रहे हो। अगले दिन टेबल मैनर्स की एक और सख्त क्लास के बाद शिजुने इत्सुकी से कहती है कि उसने बेसिक सीख लिए हैं। इत्सुकी इसका पूरा क्रेडिट शिजुने को देता है। शिजुने उसे याद दिलाती है, जब तक तुम प्रॉपर टेबल मैनर्स नहीं सीख लेते, तुम हिनाको के साथ खाना नहीं खा सकते। इत्सुकी पूछता है कि हिनाको आमतौर पर खाना कहाँ खाती है। शिजुने बताती है कि वो डाइनिंग रूम में बिल्कुल अकेले खाना खाती है। इसके बाद शिजुने इत्सुकी की ड्यूटीज धीरे धीरे बढ़ाने वाली है, क्योंकि एक केयरटेकर का असली काम हिनाको के सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की हर जरूरत का ख्याल रखना है। इत्सुकी ये समझ जाता है, पर तभी शिजुने उसे हिनाको के बारे में एक बहुत ही सीरियस बात बताती है। इस जानकारी के बाद इत्सुकी रोज की तरह हिनाको के बाल धोने के लिए बाथरूम में जाता है। शिजुने ने हिनाको के नहाने के लिए एक बहुत ही तगड़ा सेटअप किया था, एक कवर्ड स्टॉल जहां हिनाको बिना स्विमसूट के नहा सकती थी और वहां सिर्फ हिनाको को जाने की परमिशन थी। इत्सुकी अभी भी शिजुने की उस खौफनाक वार्निंग को याद करके कांप रहा था। बाल धोने के बाद इत्सुकी हिनाको से पानी का टब पकड़ने को कहता है, पर टब हिनाको के हाथ से छूटकर गिर जाता है। हिनाको तुरंत इत्सुकी का सिखाया हुआ 3 सेकंड रूल लगाकर उसे उठा लेती है। इत्सुकी मुस्कुराकर कहता है कि उसे ये सब करते हुए अच्छा लगता है, पर उसे ये सब लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। हिनाको मुस्कुराती है, पर फिर अचानक सीरियस होकर पूछती है, टी पार्टी के बाद तुम नारिका के साथ अकेले थे ना? तुम दोनों के बीच क्या बात हुई? इत्सुकी नजरें चुराते हुए हड़बड़ाकर झूठ बोलता है, अब कुछ नहीं, हम बस यही बात कर रहे थे कि टी पार्टी में कितना मजा आया। उसका जवाब हिनाको को बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगता। हिनाको अचानक इत्सुकी के ऊपर झुक जाती है और कहती है, तुम मेरे केयरटेकर हो, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। इत्सुकी हैरान रह जाता है, पर उसकी धड़कनें तब रुक जाती हैं जब अगले ही पल हिनाको बेहोश होकर उसके ऊपर गिर पड़ती है। हिनाको को तुरंत उसके कमरे में ले जाया जाता है। शिजुने बताती है कि उसे हल्का बुखार है।
इत्सुकी अब थोड़ा शांत था और कहता है, अगर तुमने मुझे पहले ही वार्निंग ना दी होती तो मैं सच में डर के मारे पागल हो जाता। दरअसल शिजुने ने उसे पहले ही बता दिया था कि हिनाको को बहुत जल्द एक फेंटिंग स्पेल आने वाला है। इत्सुकी पूछता है, तुम्हें पहले से कैसे पता था? शिजुने बताती है कि ये उसके साथ अक्सर होता है। हिनाको को हर दिन एक परफेक्ट लड़की का नाटक करना पड़ता है। अपनी असली पर्सनालिटी को मारकर एक बिल्कुल अलग इंसान का रोल निभाने का ये मेंटल स्ट्रेस उसे अंदर से तोड़ देता है। ये सुनकर इत्सुकी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, अगर इस स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो रही है तो उसे ये नाटक करना छोड़ देना चाहिए। पर शिजुने एक खौफनाक एक्सप्रेशन के साथ उसे बीच में ही टोक देती है, अपनी हद में रहो। ये कोनोहाना परिवार का फैसला है कि वो अपना ये परफेक्ट रूप बनाए रखे, और हिनाको इस बात को समझती भी है और मानती भी है। शिजुने उसे कल स्कूल जाने के लिए सोने का ऑर्डर देती है। इत्सुकी हैरान था कि हिनाको की ऐसी हालत के बाद भी उसे स्कूल जाना होगा, पर शिजुने याद दिलाती है कि उसके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं हैं कि वो छुट्टी ले सके। अगले दिन स्कूल में इत्सुकी बहुत उदास था। कजुया उसे देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, पर इत्सुकी बात टाल देता है। कैरन पास आकर एक और टी पार्टी का आइडिया देती है, पर कजुया कहता है कि अमीर लोगों के पास हमेशा टाइम नहीं होता। तभी कैरन नोटिस करती है कि हिनाको आज स्कूल नहीं आई। कजुया बहुत ही कैजुअल तरीके से कहता है, अरे हिनाको अक्सर फैमिली बिजनेस में मदद करने के लिए छुट्टी ले लेती है, आज वो पक्का बहुत बिजी होगी। इत्सुकी कुछ नहीं बोलता, पर वो तुरंत समझ जाता है कि हिनाको के बेहोश होने पर यही झूठी कहानी सबको सुनाई जाती है। ये जानकर इत्सुकी अंदर से और टूट जाता है कि हिनाको इतनी तकलीफ में है पर किसी को उसकी असली फिक्र तक नहीं है। वो पूरा दिन यही सोचता रहता है कि जब हिनाको दर्द में होती है तो क्या उसके पास ऐसा कोई है जिसके कंधे पर सिर रखकर वो रो सके। घर लौटते ही इत्सुकी सबसे पहले हिनाको का हाल पूछता है। शिजुने बताती है कि वो अभी भी आराम कर रही है और वीकेंड होने की वजह से उसके पास मंडे तक का टाइम है। इत्सुकी पूछता है, क्या इतने बुरे वक्त में भी उसके पिता यानी कगेन उसे देखने नहीं आए? शिजुने बताती है कि वो मेन रेजिडेंस की जिम्मेदारियों में बिजी है। इत्सुकी हिनाको की माँ के बारे में पूछता है तो शिजुने बताती है कि उनका निधन हो चुका है। ये सुनकर इत्सुकी को गहरा धक्का लगता है। उसे एहसास होता है कि वो हिनाको के बारे में कुछ भी नहीं जानता। पर अब इत्सुकी की आंखों में एक नई आग थी। वो शिजुने से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, क्या हम केयरटेकर की ट्रेनिंग को आज जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं? मैं सब कुछ सीखने में अपनी पूरी जान लगा दूंगा। शिजुने उसके इस अचानक आए दृढ़ संकल्प से हैरान थी, पर वो मान जाती है और ट्रेनिंग की स्पीड 50% बढ़ाने का फैसला करती है। लगातार कड़ी मेहनत करते हुए इत्सुकी बस यही सोच रहा था कि क्या वो सच में वो इंसान बन पाएगा जिसके कंधे पर हिनाको अपना सर रख सके। ट्रेनिंग खत्म होते ही इत्सुकी बिना एक पल बर्बाद किए सीधा हिनाको के कमरे में जाता है। हिनाको उसे देखकर सच में बहुत खुश होती है और थैंक्स कहते हुए बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ हो। इत्सुकी मुस्कुराता है और प्यार से कहता है, मैं तुम्हारा केयरटेकर हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए तो तुम बेझिझक मांग सकती हो। हिनाको बिना किसी झिझक के मासूमियत से कहती है, मेरा हाथ पकड़ लो। इत्सुकी धीरे से उसका हाथ थाम लेता है और उसे एहसास होता है कि हिनाको का हाथ कितना छोटा और नाजुक है। वो उसे तसल्ली देता है और तब तक उसका हाथ पकड़े रहता है जब तक वो सो नहीं जाती। तभी नींद में अचानक हिनाको अपने पिता को पुकारने लगती है। इत्सुकी को उसी पल समझ आ जाता है कि हिनाको को अपने केयरटेकर से असल में क्या चाहिए। उसे बस एक परिवार का प्यार और वो अपनापन चाहिए जो हर इंसान डिजर्व करता है। तभी शिजुने वहां आती है और इत्सुकी को बाहर चलने का इशारा करते हुए कहती है कि उसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। पर हिनाको ने इत्सुकी का हाथ इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि इत्सुकी उठ ही नहीं पाता। शिजुने गहरी सांस लेती है और वहीं कमरे में वो खौफनाक राज खोलती है। वो पूछती है, क्या कागेन ने तुम्हें बताया था कि हिनाको ये परफेक्ट लड़की का नाटक क्यों करती है? इत्सुकी कहता है, हाँ, ताकि उसकी शादी किसी अच्छे और रसूखदार परिवार में हो सके। शिजुने की आंखें सीरियस हो जाती हैं। वो तो सिर्फ आधा सच है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, कोनोहाना परिवार के लिए एक ऐसा दामाद ढूंढना जो पूरे ग्रुप को लीड कर सके। शिजुने बताती है कि कागेन का अपना सगा बेटा टाकुमा कोनोहाना भी है, जो हिनाको से बहुत बड़ा है। कायदे से उसी को वारिस होना चाहिए था, पर कागेन को बिल्कुल यकीन नहीं है कि टाकुमा इस ग्रुप को संभाल पाएगा। इसलिए कागेन एक दामाद चाहता है जो ये जिम्मेदारी ले, और जब वो दामाद ग्रुप संभालेगा तो हिनाको को उसके साथ मिलकर पूरे कोनोहाना एम्पायर को चलाना होगा। शिजुने चेतावनी देती है, अगर हिनाको की पब्लिक इमेज खराब हुई या उसकी वजह से ग्रुप में कोई भी दरार आई तो हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। इत्सुकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे समझ आ रहा था कि एक इतने बड़े एम्पायर की वारिस होने का असली मतलब क्या है और हिनाको के छोटे से कंधों पर कितना खौफनाक बोझ है। इत्सुकी पूछता है, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं? शिजुने समझाती है, मैंने तुमसे अपनी हद में रहने को इसलिए कहा था ताकि तुम एक केयरटेकर की डिग्निटी बनाकर उसका सहारा बन सको। शिजुने बिना कोई और शब्द कहे कमरे से बाहर चली जाती है। इत्सुकी कसम खाता है कि वो हिनाको को उस दर्द से बचाने के लिए अपना 100% देगा। सोमवार का दिन था। हिनाको पूरी तरह ठीक होकर वापस स्कूल आती है। लंच टाइम में इत्सुकी रोज की तरह उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था, जो केयरटेकर से ज्यादा एक परिवार वाली फीलिंग दे रहा था।
हिनाको अपनी नापसंद सब्जियां इत्सुकी को खिलाने की कोशिश करती है, पर इत्सुकी सख्त आवाज में कहता है, तुम्हें अपनी सब्जियां खानी ही पड़ेंगी। हिनाको मुंह फुलाकर कहती है, अगर मैं बीमार पड़ूंगी तो बस सो जाऊंगी ना, वो वैसे भी ज्यादा अच्छा है। इत्सुकी मुस्कुराकर कहता है, पर मुझे तुम तब ज्यादा अच्छी लगती हो जब तुम पूरी तरह हेल्दी होती हो। ये लाइन हिनाको के दिल पर सीधा वार करती है और वो नफरत होने के बावजूद चुपचाप अपनी सारी सब्जियां खा लेती है। कुछ समय बाद शिजुने इत्सुकी को एक नया टास्क देती है, हिनाको को सुबह जगाने का काम। अगले दिन इत्सुकी हिनाको को जगाने जाता है, पर हिनाको बिस्तर छोड़ने को राजी ही नहीं होती। हिनाको आधी नींद में इत्सुकी से कहती है, मुझे उठने में मदद करो, और फिर वो एक ऐसा बम फोड़ती है जिसने इत्सुकी के होश उड़ा दिए। मेरे कपड़े बदलने में भी मेरी मदद करो। इत्सुकी के पसीने छूट जाते हैं, पर वो खुद को शांत करता है और सोचता है हिनाको बस एक परिवार और भरोसा चाहती है। ये सोचकर वो धीरे से हिनाको की शर्ट के बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर तभी खटखट दरवाजे पर शिजुने दस्तक देती है और बाहर से ही एक खौफनाक वार्निंग देती है। इत्सुकी, हिनाको सुबह आधी नींद में कुछ भी अजीब बातें बोल सकती है, जैसे कपड़े बदलने में मदद मांगना, तुम उसकी बातों को सीरियसली मत लेना। इत्सुकी का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो तो इसे सीरियसली ले चुका था। वो हड़बड़ाकर चिल्लाता है, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। शिजुने बाहर से कहती है, मुझे पता था तुम ऐसा नहीं करोगे, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है और मुझे तुम पर हिनाको जितना ही भरोसा है। इस अंधे भरोसे से इत्सुकी को अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील होता है, पर हिनाको उसे चिढ़ाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ रोज सुबह उठने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। स्कूल पहुंचने पर इत्सुकी को पता चलता है कि उनके मिड टर्म एग्जाम्स आ गए हैं। काजुया उसे पुराने टेस्ट पेपर्स देता है, जिन्हें देखकर इत्सुकी को चक्कर आने लगते हैं। लंच वक्त में हिनाको पूछती है, क्या हुआ? इत्सुकी बताता है कि पेपर्स बहुत मुश्किल लग रहे हैं। हिनाको के लिए ये सच में खतरे की घंटी थी, क्योंकि अगर इत्सुकी के ग्रेड्स गिरे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हिनाको बहुत ही एटीट्यूड स्मग के साथ कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं? मैं देखने में जितनी मासूम लगती हूँ, असल में उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूँ। मेरे ग्रेड्स पूरी क्लास में सबसे हाई है। इत्सुकी खुशी खुशी हिनाको की मदद लेने को तैयार हो जाता है। तभी कैरन वहां आती है और पूछती है कि क्या वो एग्जाम्स को लेकर नर्वस है। इत्सुकी इनकार नहीं करता और पूछता है कि क्या कैरन और काजुया एग्जाम की तैयारी के लिए कोई खास रूटीन फॉलो करते हैं। कैरन बताती है कि वो बस थोड़ा ज्यादा पढ़ती है और काजुया अपना एक्स्ट्रा टाइम रिविजन में लगाता है। जब वो इत्सुकी से उसके पुराने स्कूल के बारे में पूछते हैं तो इत्सुकी बताता है कि मैं तो कभी कभी रात रात भर जाग कर पढ़ता था और हमारे वहाँ स्टडी ग्रुप्स भी होते थे। उन दोनों को कंफ्यूज देखकर इत्सुकी समझाता है, स्टडी ग्रुप में सब एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, दूसरों को देखकर खुद भी पढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। कैरन को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार लग रहा है, हमें भी अपना एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहिए। काजुया भी तैयार हो जाता है और कहता है कि उन्हें टी पार्टी वाले ग्रुप को भी इसके लिए इन्वाइट करना चाहिए। इत्सुकी अभी हैरान ही था कि उसी दिन उन सब ने मिलकर टी पार्टी वालों के साथ एक स्टडी ग्रुप बना लिया। पढ़ाई के बीच काजुया एक्साइटेड होकर कहता है, एक बात सोचो, हमारे पास इस साल के टॉप 2 स्टूडेंट्स हैं, इससे हमें कितना फायदा होगा। इत्सुकी को पता था कि हिनाको नंबर 1 है, इसलिए वो पूछता है कि तो नंबर 2 पर कौन है। मिराई बहुत ही दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ कहती है, मैं हूं। इत्सुकी जले पर नमक छिड़कने के लिए तुरंत माफी मांगता है। काजुया बताता है कि कैरन के भी काफी अच्छे मार्क्स आते हैं, पर नारिका उदास होकर कबूल करती है, मैं सिर्फ जिम और हिस्ट्री में अच्छी हूँ, क्योंकि मिया कागिशिमा परिवार का एक वॉरियर माइंडसेट है और हम बचपन से ही इतिहास पढ़ते हैं, बाकी सब में मैं फेल ही होती हूँ। मिराई ग्रुप को लीड करते हुए इत्सुकी से पूछती है, क्या तुम्हारे पास पढ़ाई आगे बढ़ाने का कोई आइडिया है? जब इत्सुकी मना करता है तो मिराई सजेस्ट करती है कि हम ट्यूटर्स और पढ़ने वालों की अलग टीम बना लेते हैं, ये सबसे एफिशिएंट रहेगा। हिनाको, कैरन और मैं ट्यूटर का काम करेंगे। हिनाको खुशी खुशी तैयार हो जाती है। मिराई इत्सुकी से उसका सबसे कमजोर सब्जेक्ट पूछती है तो इत्सुकी बताता है कि उसे मैथ में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। हिनाको तुरंत उसे पढ़ाने के लिए आगे आती है, पर मिराई उसे टोकते हुए कहती है, इत्सुकी को मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैथ मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। कैरन नारिका की पढ़ाने की जिम्मेदारी लेती है। अब बचा काजुया, वो तुरंत खुश होकर कहता है कि अब सिर्फ हिनाको बची है तो वही उसे पढ़ाएगी। हिनाको के चेहरे पर एक परफेक्ट स्माइल थी और वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है, पर टेबल के नीचे से वो इत्सुकी के पैर को पूरी ताकत से कुचल देती है। इत्सुकी दर्द से करहाने से खुद को रोकता है। उसे पता था कि हिनाको का मूड बहुत खराब हो गया है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसे इत्सुकी के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। खैर, स्टडी ग्रुप शुरू होता है और मिराई की मदद से इत्सुकी बहुत तेजी से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, पर नारिका के लिए ये सब बहुत भारी पड़ रहा था। वो ब्रेक मांगते हुए कहती है कि उसका सिर फटने वाला है। ब्रेक के दौरान इत्सुकी ताजी हवा खाने बाहर जाता है। मिराई उसके पीछे आती है और सीधे मुद्दे की बात करती है, क्या तुम सच में किसी मीडियम साइज बिजनेस के वारिस हो? इत्सुकी हैरान हो जाता है कि मिराई ने उसका राज पकड़ लिया था। वो खुद को शांत रखते हुए पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मिराई उसे घूर कर कहती है, तुम्हारे टेबल मैनर्स, तुमने उन्हें ठीक से किया, पर वो देखकर ही लग रहा था जैसे तुमने बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी रट ली हो।
मैं बस यही सोच रही थी कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। मिराई साफ करती है कि अगर इत्सुकी नहीं बताना चाहता तो वो उससे जबरदस्ती नहीं पूछेगी। इत्सुकी पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझ पर भरोसा करती हो? मिराई कहती है, ये स्कूल किसी भी एरे गैरे को एडमिशन नहीं देता, तुम्हारा बैकग्राउंड चेक पक्का हुआ होगा। मैं तो बस अपनी पर्सनल क्यूरियोसिटी से पूछ रही थी। मिराई को शायद किसी बात का अंदाजा हो गया था, पर वो उसे इग्नोर करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं। जब वो वापस अंदर आते हैं तो सब हिनाको के परिवार की एक स्प्रिंग पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। मिराई को इसके बारे में पहले से पता था। कैरन पूछती है कि क्या वो कभी वहां गई है। मिराई मना करती है कि उसके पिता तो गए हैं, पर तेन्नोजी और कोनोहावा परिवार के रिश्ते थोड़े नाजुक हैं, इसलिए वो कभी नहीं गई। कैरन कहती है, मुझे ड्रेसेस पहनना और पार्टीज में जाना बहुत पसंद है। कोनोहावा परिवार की पार्टी तो पक्का बहुत लग्जूरियस होगी। हिनाको प्यार से कहती है, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें इनविटेशन भेज दूं? कैरन खुशी से पागल हो जाती है। हिनाको कजुया को भी इनवाइट करती है। इत्सुकी चुपके से पूछता है कि क्या ये सब ठीक है। हिनाको बताती है कि उसे हमेशा से लोगों को इनवाइट करने की परमिशन थी, पर उसने आज तक किसी को बुलाया नहीं था। तभी मिराई कहती है, इस बार मैं भी आऊंगी, तेन्नोजी परिवार की बेटी बनकर नहीं, बल्कि एक दोस्त बनकर। हिनाको बहुत खुश होती है, और क्योंकि इत्सुकी भी वहां जाने वाला था तो वो सब नारिका को भी इसके लिए मना ही लेते हैं। आखिरकार मिड टर्म्स आ ही जाते हैं। इकोनॉमिक्स जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स होने के बावजूद इत्सुकी एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और आखिर में काफी संतुष्ट होता है। एग्जाम्स खत्म होने के बाद भी इत्सुकी पढ़ाई कर रहा था। हिनाको हैरानी से पूछती है तो इत्सुकी कहता है कि वो मिराई की ट्यूटरिंग और शिजुने के बनाए हुए टेस्ट पेपर्स का आभारी है। इसके बाद क्योंकि हिनाको को नींद नहीं आ रही थी, इत्सुकी उसे लेकर बाहर एक नाइट वॉक पर जाता है और उसे चुपके से एक पॉप्सिकल खिलाता है। वो सुकून से उससे पूछता है कि क्या वो पढ़ाई से बहुत ज्यादा थक तो नहीं गई। दोनों वॉक करके वापस हिनाको के रूम की तरफ चले जाते हैं। कुछ दिन बाद इत्सुकी एक फॉर्मल सूट पहनता है। शिजुने उसे सूट को केयरफुली हैंडल करने को कहती है क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव है। उसके बाद शिजुने इत्सुकी और हिनाको को कार से लेकर निकलती है। वो बताती है कि आज उन्हें कुछ बिलियनियर्स के साथ डिनर करना है। कागेन कोनोहाका की बिजनेस साइट पर होने वाली इस गैदरिंग का पर्पस इत्सुकी को हाई सोसाइटी एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस देना भी है। डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही इत्सुकी काफी शॉक्ड हो जाता है। उसने जिस सिंपल प्लेस की एक्सपेक्टेशन की थी, उसके ऑपोजिट सामने एक मैसिव लग्जरी मैंशन होता है। हिनाको कहती है कि उसे पहले कुछ गेस्ट से मिलना है। इत्सुकी उसके हेड पर पैट करता है और प्रॉमिस करता है कि घर लौटने के बाद वो उसे स्पॉइल करेगा। बिल्डिंग के अंदर हिनाको कागेन और बाकी गेस्ट से मिलती है। कागेन प्राउडली हिनाको की अचीवमेंट्स और एलीट मैनर्स की बात करता है। डिनर के दौरान एक वेल्दी बिजनेसमैन हिनाको की एलिगेंस से इंप्रेस होकर कागेन से पूछता है कि हिनाको का कोई सूटर है। कागेन कहता है कि अभी नहीं। बिजनेसमैन अपने एक वेल्दी एसोसिएट को पोटेंशियल मैच के रूप में सजेस्ट करता है और कागेन कहता है कि वो प्रपोजल कंसिडर करेगा। सब कुछ हिनाको के परफेक्ट इमेज के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, लेकिन तभी हिनाको टेबल पर पड़ा केक का एक पीस उठाकर खा लेती है और कैजुअली 3 सेकंड रूल का मेंशन कर देती है। टेबल का एटमॉस्फेयर इमीडिएटली ऑकवर्ड हो जाता है। शिजुने समझ जाती है कि वर्स्ट केस सिनेरियो हो चुका है। कागेन भी क्लियरली एम्बैरेस्ड होता है। डिनर के बाद बिजनेसमैन कागेन से प्राइवेटली बात करता है। वो मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि हिनाको के करंट बिहेवियर के साथ वो अपनी रेपुटेशन रिस्क नहीं करना चाहता। गेस्ट के जाने के बाद कागेन गुस्से में शिजुने से पूछता है कि हिनाको ने ऐसी बिहेवियर कहां से सीखी। शिजुने जवाब देने से पहले ही इत्सुकी खुद कन्फेस कर देता है कि ये हैबिट्स उसने हिनाको को सिखाई हैं। इत्सुकी अपोलोजाइज करता है, लेकिन कागेन के लिए ये सिचुएशन सीरियस होती है। उसे लगता है कि केयरटेकर्स पर डाउट करना शुरू से ही सही था। वो शिजुने को ऑर्डर देता है कि हिनाको को हर वक्त अपनी परफेक्ट फसाद मेंटेन करना सिखाया जाए। शिजुने वार्न करती है कि अगर हिनाको को 24/7 अपना रियल पर्सनैलिटी सप्रेस करना पड़ा तो उस पर मेंटली हेवी प्रेशर आ सकता है, लेकिन कागेन कहता है कि फैमिली नेम प्रोटेक्ट करना हिनाको की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इत्सुकी रियलाइज करता है कि अगर शिजुने कागेन की बात फॉलो करती है तो हिनाको का वो नेचुरल पर्सनैलिटी जो सिर्फ उसके सामने बाहर आता है, कंप्लीटली डिसअपीयर हो सकता है। वो कागेन से दोबारा अपोलोजाइज करता है और बेटर सोल्यूशन फाइंड करने की रिक्वेस्ट करता है। कागेन कहता है कि प्रॉब्लम सिर्फ इत्सुकी की नहीं है। उसे लगता है कि हिनाको पहले के केयरटेकर्स के साथ प्रॉपर्ली अडैप्ट नहीं कर पाई और इत्सुकी को उसके बहुत क्लोज आने दिया। आखिर कागेन इत्सुकी को फायर कर देता है। मैंशन वापस पहुंचने के बाद कागेन इत्सुकी को उसकी पेमेंट का एक बड़ा चेक देता है। साथ ही ऑर्डर देता है कि इत्सुकी अपना सारा सामान पैक करे क्योंकि उसे अकेडमी से रिमूव करने की पेपर वर्क भी की जा रही है। मैंशन से निकलते वक्त इत्सुकी फ्रस्ट्रेशन में पैसे वापस अंदर थ्रो करने का सोचता है, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन याद आते ही वो डिसीजन चेंज कर देता है और क्वाइटली वहां से चला जाता है। अंदर शिजुने हिनाको को बताती है कि कागेन ने इत्सुकी को मैंशन से निकाल दिया है। हिनाको इमीडिएटली ऑल्टरनेटिव हाउसहोल्ड रोल्स सजेस्ट करने लगती है जिससे इत्सुकी किसी और पोजीशन में वापस आ सके, लेकिन शिजुने क्लियर कर देती है कि कागेन अब इत्सुकी को स्टाफ में नहीं रखना चाहता। वो हिनाको को वार्न करती है कि कागेन को और अपसेट करना सिचुएशन को वर्स कर सकता है।
हिनाको डेस्परेट होकर खुद इत्सुकी को ढूंढने का डिसाइड करती है। शिजुने उसे रोकने के लिए डोर पर गार्ड भी लगा देती है, लेकिन शिजुने के जाते ही हिनाको मैंशन से सीक्रेटली निकलने का प्लान बना लेती है। उसका गोल सिंपल था, इत्सुकी को ढूंढना। मीनवाइल एक स्ट्रीट पर इत्सुकी की मीटिंग नरिका मियाकोजिमा से होती है। इत्सुकी सरप्राइज्ड होता है कि नरिका फ्रीली बाहर घूम रही है। नरिका एक्सप्लेन करती है कि उसके फादर ने उसे फ्रीडम दे दी है क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स के हर फील्ड में उनसे आगे निकल चुकी है। इत्सुकी अपनी सिचुएशन उसे एक्सप्लेन करता है। वो गिल्टी फील करता है कि उसकी वजह से हिनाको अब स्टडी ग्रुप्स अटेंड नहीं कर पाएगी। इत्सुकी ये भी कहता है कि शायद उस जैसे ऑर्डिनरी बैकग्राउंड वाले लड़के का हिनाको जैसे फैमिली के साथ रहना शुरू से ही गलत था, लेकिन नरिका उसकी थिंकिंग को रिजेक्ट करती है। वो कहती है कि इत्सुकी के साथ गुजारे एक्सपीरियंसेस की वजह से हिनाको ही नहीं बल्कि नरिका खुद भी अपनी दुनिया को डिफरेंट वे में देख पाई है। उसके एक्सपीरियंसेस ने नरिका को ओपन माइंडेड बनाया और अपने फादर से फ्रीडम सीखने का करेज दिया। इसी वजह से नरिका इत्सुकी की जेन्युइनली ग्रेटफुल है। और जब इत्सुकी खुद को हिनाको के लायक नहीं समझ रहा था, नरिका उसे रियलाइज करवाती है कि उसकी प्रेजेंस ने हिनाको की लाइफ को एक्चुअली बेटर बनाया है। नारिका इत्सुकी को समझाती है कि उसका हिनाको के साथ रहना गलत नहीं है। उसके अकॉर्डिंग इत्सुकी के साथ गुजारे एक्सपीरियंसेस की वजह से हिनाको भी ज्यादा ओपन माइंडेड बनी है और अपनी रियल पर्सनैलिटी एक्सप्रेस कर पाती है। नारिका कहती है कि इत्सुकी को खुद पर थोड़ा और ट्रस्ट करना चाहिए। नारिका की बातें इत्सुकी को मोटिवेट कर देती हैं। वो डिसाइड करता है कि अब वो डायरेक्टली कोनोहाना फैमिली से बात करेगा। मैंशन की तरफ दौड़ते हुए इत्सुकी को हिनाको से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है। वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो हिनाको को सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसकी सिचुएशन को समझने वाला शायद कोई और नहीं है। मैंशन के गेट पर गार्ड्स इत्सुकी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इत्सुकी शिजुन से सीखी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स का यूज करके गार्ड्स को क्विकली डिफीट कर देता है और फेंस क्रॉस करके अंदर पहुंच जाता है। कंट्रोल रूम से शिजुन उसे देख लेती है और एडिशनल गार्ड्स भेज देती है। इत्सुकी उन्हें भी इजीली हैंडल कर लेता है। तभी उसकी नजर हिनाको पर पड़ती है, जो मैंशन से एस्केप करने की कोशिश में रोप से नीचे आ रही होती है। रोप से स्लिप होते ही हिनाको गिरने लगती है, लेकिन इत्सुकी टाइम पर पहुंचकर उसे कैच कर लेता है। गार्ड्स से बचने के लिए दोनों बुशेस में हाइड हो जाते हैं। हिनाको सजेस्ट करती है कि इत्सुकी उसे हॉस्टेज बनाकर काइगन को ब्लैकमेल कर सकता है, लेकिन इत्सुकी रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि काइगन को कन्विंस करने का प्रॉपर वे ट्राई करेगा। कुछ देर बाद शिजुन गार्ड्स के साथ उन्हें सराउंड कर लेती है। हिनाको शिजुन से रिक्वेस्ट करती है कि उसे इत्सुकी के साथ रहने दिया जाए। वो प्रॉमिस करती है कि अगर उसकी फ्रीडम एक्सेप्ट कर ली गई तो वो अपनी फसाड को मेंटेन करेगी, लेकिन इत्सुकी इस बात को रिजेक्ट कर देता है। वो हिनाको को समझाता है कि वो उसके साथ इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हिनाको खुद पर इतना प्रेशर डाले। हिनाको उसका फेस पकड़कर कहती है कि वो इत्सुकी पर ट्रस्ट करती है। शिजुन काइगन से फोन पर बात करती है। कॉल के बाद वो इत्सुकी और हिनाको को वहीं वेट करने को कहती है और क्लियरली बताती है कि वो हिनाको की साइड पर है। फिर शिजुन काइगन को एनुअल पार्टी के इन्विटेशंस दिखाती है। ये इन्विटेशंस हिनाको के इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के लिए थे, जिनके थ्रू कोनोहाना फैमिली इंपॉर्टेंट बिजनेस कनेक्शंस एस्टैब्लिश कर सकती थी। काइगन सरप्राइज होता है कि हिनाको ने इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस कैसे बनाए। शिजुन एक्सप्लेन करती है कि इन कनेक्शंस के पीछे इत्सुकी का इन्फ्लुएंस था। ये सुनकर काइगन अपना डिसीजन चेंज करता है और इत्सुकी को दोबारा हायर करने का फैसला करता है। कुछ दिन बाद एनुअल पार्टी होती है। इत्सुकी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी अटेंड करता है और काइगन को सेकंड चांस देने के लिए थैंक करता है, लेकिन काइगन उसे प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए बाहर बुलाता है। काइगन एक्सप्लेन करता है कि उसकी नजर में हिनाको कोनोहाना बिजनेस की वर्दी एयर है। फ्यूचर में वो चाहता है कि हिनाको खुद बिजनेस हैंडल करे, जबकि उसका हस्बैंड पब्लिक अपीयरेंसेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज करे। कॉन्वर्सेशन के बाद इत्सुकी रियलाइज करता है कि काइगन की थिंकिंग को समझना उसके लिए अभी भी डिफिकल्ट है। फिर भी वो डिसाइड करता है कि उसका मेन फोकस हिनाको की केयरटेकर के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली निभाने पर ही रहेगा। थोड़ी देर बाद हिनाको इत्सुकी के पास आती है। वो पहले कही गई इत्सुकी की काइंड वर्ड्स के लिए थैंक करती है। इत्सुकी कैजुअली उसके हेड पर पैट करता है। हिनाको इमीडिएटली एम्बैरस हो जाती है। उसका फेस रेड हो जाता है और वो इत्सुकी से थोड़ा डिस्टेंस बना लेती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसके स्टमक में अजीब बटरफ्लाइज जैसी फीलिंग क्यों हो रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग इत्सुकी हिनाको को स्कूल के लिए वेकअप करने जाता है। वो देखता है कि हिनाको अभी भी सो रही है और स्लीप में ड्रूल कर रही है। इत्सुकी उसे क्लीन करने की ऑफर करता है। हिनाको एम्बैरस होकर हैंडकचीफ मांग लेती है और खुद क्लीन करने लगती है। फिर वो इत्सुकी को रूम से बाहर भेज देती है। स्कूल के लिए रेडी होते वक्त शिजुन इत्सुकी से पूछती है कि क्या उसने हिनाको को अपसेट किया है, क्योंकि हिनाको ने यूजुअल वेकअप रूटीन स्टॉप करने को कहा है। इत्सुकी पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। वो शिजुन से पूछता है कि क्या हिनाको अब उससे डिसलाइक करने लगी है। शिजुन अश्योर करती है कि ऐसा नहीं है और कहती है कि वो सिचुएशन पर नजर रखेगी, लेकिन इत्सुकी अब भी कंसर्न रहता है क्योंकि पार्टी के बाद से हिनाको का बिहेवियर नोटिसेबली स्ट्रेंज हो गया था। स्कूल पहुंचने पर इत्सुकी देखता है कि हॉलवे में स्टूडेंट्स का क्राउड लगा हुआ है। वो करेन असाही से पूछता है कि क्या हुआ। करेन बताती है कि मिड टर्म रिजल्ट्स डिस्प्ले कर दिए गए हैं। रिजल्ट्स देखते ही क्लियर हो जाता है कि हिनाको फिर से फर्स्ट प्लेस पर है।
करेन उसकी अचीवमेंट प्रेस करती है और बाकी गर्ल्स भी हिनाको की तारीफ करने लगती हैं। सिर्फ मिरेई टेनोरी जेलस होती है। इत्सुकी मिरेई को कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि वो सेकंड प्लेस पर आई है। मिरेई इस बात से खुश होती है कि उसने हिनाको के साथ अपना स्कोर गैप रिड्यूस कर दिया है। फिर वो इत्सुकी से उसका रैंक पूछती है। इत्सुकी बताता है कि उसका स्कोर एवरेज से भी नीचे है, इसीलिए वो रैंकिंग बोर्ड पर नहीं है। मिरेई इरिटेट हो जाती है और कहती है कि इतनी लेक्चर्स देने के बाद भी इत्सुकी अपनी स्टडीज इंप्रूव नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद वो काम होती है और इत्सुकी को क्लास के बाद मिलने के लिए कहती है। उसने डिसाइड किया था कि वो इत्सुकी की ट्यूटरिंग कंटिन्यू करेगी। क्लास के बाद इत्सुकी मिरेई से पूछता है कि क्या वो सीरियसली उस जैसे पुअर स्टूडेंट को ट्यूटर करना चाहती है। मिरेई कहती है कि उसके सोशल सर्कल में किसी का एकेडमिक परफॉर्मेंस इत्सुकी जितना एम्बैरेसिंग नहीं है। वो ये भी नोटिस करती है कि इत्सुकी को अपनी एकेडमी में पोजीशन को लेकर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। इत्सुकी उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स की कॉम्प्लीमेंट करता है। मिरेई समझाती है कि अगर इत्सुकी अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर ले तो वो दुनिया के सामने ज्यादा कॉन्फिडेंटली इंटरैक्ट कर सकेगा। इत्सुकी डाउट करता है कि क्या वो कभी मिरेई जितना बोल्ड बन पाएगा। मिरेई कहती है कि वो इवेंचुअली वहां तक पहुंच सकता है क्योंकि इत्सुकी अपने इमोशंस अपने फेस और बिहेवियर से इजीली रिवील कर देता है। मिरेई उसकी प्रॉब्लम्स को और समझने के लिए पूछती है कि क्या कोई और इशू है। इत्सुकी अपने एटिकेट और मैनर्स की प्रॉब्लम बताता है। मिरेई डिसाइड करती है कि स्टडीज के साथ साथ वो इत्सुकी को प्रॉपर एटिकेट भी सिखाएगी। लेटर इत्सुकी शिजून को अपने नए ट्यूटरिंग अरेंजमेंट के बारे में बताता है। वो शिजून से परमिशन लेता है कि स्कूल के बाद मिरेई के साथ टाइम स्पेंड कर सके क्योंकि उसे लगता है कि मिरेई की लेसन से वो हिनाको का और बेटर केयरटेकर बन पाएगा। शिजू ने परमिशन दे देती है और कहती है कि एटिकेट के मामले में मीरे शायद उससे बेटर टीचर हो सकती है। वो ये भी बताती हैं कि कागे ने मित्सुकी को कोनोहाना फैमिली के सोशल कनेक्शंस एक्सपैंड करने का काम देना चाहता है। थोड़ी देर बाद इत्सुकी हिनाको के साथ पूल में होता है, लेकिन हिनाको अभी भी मीरे के साथ उसकी पार्टनरशिप से थोड़ी अपसेट होती है। इत्सुकी एक्सप्लेन करता है कि मीरे के साथ पढ़ना सिर्फ इसलिए है ताकि वो हिनाको का और बेटर केयरटेकर बन सके। ये सुनकर हिनाको थोड़ी काम हो जाती है। इत्सुकी उसके पास बैठकर पूछता है कि वो कुछ टाइम से उसे अवॉइड क्यों कर रही है। हिनाको ब्लश करती है लेकिन रीजन बताने से मना कर देती है। सिचुएशन नॉर्मल करने के लिए इत्सुकी उसके हेयर शैम्पू करने की ऑफर करता है और उसके स्विम सूट के बारे में भी कैजुअली पूछ लेता है। हिनाको और एम्बैरेस्ड हो जाती है और उसे जल्दी करने के लिए कहती है। बाल वॉश करते वक्त इत्सुकी नोटिस करता है कि स्विम सूट में कुछ फंसा हुआ है। उसे निकालने के लिए वो उसकी शोल्डर स्ट्रैप एडजस्ट करता है, लेकिन हिनाको सडनली बहुत फ्लस्टर्ड होकर दूर हट जाती है और इत्सुकी को क्रीप बोल देती है। इत्सुकी को समझ ही नहीं आता कि उसने क्या गलत कर दिया। नेक्स्ट डे स्कूल के बाद इत्सुकी मीरे के लेसन्स के लिए पहुंचता है। मीरे पहली ही क्लास में उसके सामने एक डिफिकल्ट टारगेट रख देती है। एक मंथ के अंदर इत्सुकी को स्कूल के टॉप 50 स्टूडेंट्स में लाना। इत्सुकी उससे पूछता है कि वो हिनाको के साथ इतनी कंपैरेटिव क्यों है। मीरे क्लैरिफाई करती है कि उनके बीच कोई पर्सनल बैड ब्लड नहीं है। वो सिर्फ टेनोजी फैमिली के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना चाहती हैं और इसी वजह से नंबर 1 पोजीशन अचीव करने के लिए कम्पीट करती हैं। उसके बाद मीरे स्टडीज से एटिकेट ट्रेनिंग पर शिफ्ट हो जाती है। इत्सुकी टेबल मैनर से स्टार्ट करने को कहता है। मीरे उसे प्रॉपर डाइनिंग एटिकेट सिखाना स्टार्ट करती है और सेवरल आवर्स तक उसकी प्रैक्टिस करवाती है। लेटर इवनिंग इत्सुकी हिनाको को उसके रूम तक ले जा रहा होता है। हिनाको डिमांड करती है कि इत्सुकी पहले उसके हेड पर पैट करे। इत्सुकी उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है, लेकिन हेड पैट करते करते इत्सुकी खुद सो जाता है। हिनाको क्यूरियोसिटी में इत्सुकी का केयरटेकर मैनुअल उठा लेती है। मैनुअल देखकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इत्सुकी ने उसमें उसकी केयर से रिलेटेड बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। तब शिजुने वहां आती है और देखती है कि इत्सुकी ड्यूटी के बीच सो गया है। वो हिनाको को खुद रूम तक एस्कॉर्ट कर देती है। रूम में हिनाको अपनी एक कंसर्न शिजुने के सामने रखती है। उसे लगता है कि इत्सुकी उसकी स्ट्रेंज रिक्वेस्ट सिर्फ इसलिए टॉलरेट करता है क्योंकि ये उसकी जॉब है। शिजुने उसे अश्योर करती है कि बात इतनी सिंपल नहीं है। वो ये भी नोटिस करती है कि हिनाको पहली बार उससे पर्सनली एडवाइस मांग रही है। एक हफ्ते बाद मीरे इत्सुकी को टेनोजी फैमिली मैंशन ले जाती है ताकि लेसन्स कंटिन्यू किए जा सके। तब मीरे के फादर मसा टेनोजी वहां आ जाते हैं। वो इत्सुकी से इंट्रोडक्शन करते हैं और जोकिंगली पूछते हैं कि क्या इत्सुकी सीक्रेटली उनकी डॉटर को डेट कर रहा है। मीरे इमीडिएटली अपने फादर को रोक देती है और क्लैरिफाई करती है कि इत्सुकी सिर्फ उसका क्लासमेट है, लेकिन मसा कन्विंस नहीं होता और उनकी टेबल मैनर्स ट्रेनिंग में खुद पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करता है। ट्रेनिंग के दौरान मसा नोटिस करता है कि इत्सुकी उसके सामने नर्वस है। इत्सुकी पूछता है कि नर्वसनेस कैसे ओवरकम करे। मसा एडवाइस देता है कि फेलियर को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी कन्विक्शंस पर टिक रहकर डिसीजंस लिए जाएं और उनके अकॉर्डिंग एक्ट किया जाए। बाहर हेवी रेन स्टार्ट हो जाती है। मसा इत्सुकी को रात मैंशन में स्टे करने का ऑफर देता है। इत्सुकी शिजुने से कॉल करके परमिशन लेता है। शिजुने एग्री कर जाती है क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल भी है, लेकिन वार्न करती है कि हिनाको को ये बात पसंद नहीं आएगी। वो इत्सुकी को सजेस्ट करती है कि हिनाको के मूड को हैंडल करने का कोई वे सोच ले। बाद में मीरे इत्सुकी को गेस्ट रूम दिखाती है और सजेस्ट करती है कि वो बात ले ले।
इत्सुकी बात में रिलैक्स कर रहा होता है कि मीरे की मदर हाना टेनोजी वहां आ जाती है। हाना इत्सुकी को थैंक यू कहती हैं कि वो मीरे की हेल्प कर रहा है। वो कैजुअल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी अपीयरेंस की वजह से इत्सुकी अनकंफर्टेबल हो जाता है और पोलाइटली उनसे मेंस बाथ से बाहर जाने को कहता है। सिचुएशन का पता चलते ही मीरे बाथरूम में आ जाती है और अपनी मदर को स्कोल्ड करती हैं। हाना उल्टा मीरे को पॉइंट आउट करती हैं कि वो खुद भी सिर्फ टॉवल में खड़ी हैं। मीरे एम्बैरेसमेंट से स्क्रीन कर देती है। लाइट दैट नाइट मीरे इत्सुकी के लिए टी लेकर आती है। वो इत्सुकी को थैंक यू कहती है क्योंकि उसकी हेल्प से मीरे की सोशल लाइफ इंप्रूव हुई है और उसका मोटिवेशन भी इंक्रीज हुआ है। मीरे एक डील ऑफर करती है, अगर इत्सुकी अपकमिंग एग्जाम्स में टॉप 10 के अंदर स्कोर करता है तो वो उसे अपना राइट हैंड मैन बनाने का ऑफर देगी। इत्सुकी कहता है कि उसे ये आइडिया पसंद है क्योंकि उसे मीरे के साथ टाइम स्पेंड करना जेन्युइनली एंजॉयबल लग रहा था। ये सुनकर मीरे एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाती है और अपने इमेजिनेशन में इत्सुकी के साथ रोमांटिक मोमेंट्स इमेजिन करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इत्सुकी टेनोजी फैमिली मैंशन से लीव करता है। उसके बाद मसा मीरे को बताता है कि अब उसकी एंगेजमेंट का टाइम आ गया है। मीरे सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये मैरिज टेनोजी फैमिली के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इत्सुकी कोनोहाना मेंशन वापस आता है और शिजुने से पिछली रात ना लौटने के लिए माफी मांगता है। शिजुने बताती है कि हिनाको बहुत गुस्से में है और इत्सुकी को उसका मूड ठीक करना होगा। इत्सुकी अपनी फोन वाली रिक्वेस्ट याद दिलाता है और शिजुने कहती है कि अरेंजमेंट हो चुका है। इत्सुकी हिनाको की रूम में जाता है। हिनाको बेड से नहीं उठती और पूछती है कि वो पूरी रात कहाँ था। इत्सुकी वेदर का रीजन देता है और बताता है कि उसे मिरेई के घर रुकना पड़ा। हिनाको इसे बस एक अच्छा एक्सक्यूज मान लेती है। फिर हिनाको इत्सुकी को पास बुलाकर उसके क्लोथ स्मेल करती है। उसे सेंट डिफरेंट लगता है। वो पूछती है कि क्या इत्सुकी ने मिरेई के साथ खाना खाया और उसके घर बाथ लिया। इत्सुकी दोनों कंफर्म करता है। फिर हिनाको पूछती है कि क्या उसने मिरेई के साथ बाथ भी लिया। इत्सुकी का एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाता है क्योंकि उसे पिछली रात याद आ जाती है। हिनाको उसका एक्सप्रेशन नोटिस कर लेती है। इत्सुकी एक्सप्लेन करता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिर वो क्लैरिफाई करता है कि एक्चुअली मिरेई की मदर वहां थी जब वो बाथ ले रहा था। हिनाको उसकी एक्शंस को एक एक करके रिपीट करती है और पूछती है कि क्या वो मिरेई का केयर टेकर है। इत्सुकी कहता है कि नहीं, वो हिनाको का केयर टेकर है। हिनाको उसकी शर्ट पकड़कर कहती है कि फिर उसे उसके साथ रहना चाहिए। तभी शिजुने लंच रेडी होने की इन्फॉर्मेशन देती है। हिनाको अकेले लंच करने चली जाती है, लेकिन इत्सुकी भी केबल पर आ जाता है। शिजुने बताती है कि आज इत्सुकी हिनाको के साथ लंच करेगा। इत्सुकी एक्सप्लेन करता है कि टेबल मैनर्स मास्टर करने तक उसे हिनाको के साथ डाइनिंग की परमिशन नहीं थी, इसलिए उसने मिरेई से एटिकेट लेसन्स लिए। शिजुने इसे फाइनल टेस्ट बनाती है। इत्सुकी मिरेई से सीखी मैनर्स प्रैक्टिस करता है और शिजुने अनाउंस करती है कि वो पास हो गया। अब इत्सुकी हिनाको के साथ मील्स कर सकता था। हिनाको भी खुश होती है और उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है। इत्सुकी सोचता है कि हिनाको की स्माइल देखकर सारी मेहनत वर्थ इट थी और वो मिरेई का थैंकफुल होता है। अगले दिन स्टडी सेशन में इत्सुकी नोटिस करता है कि मिरेई डिस्ट्रैक्टेड है। वो कहती है कि बस थोड़ी प्री ऑक्यूपाइड है। फिर इत्सुकी का क्विज रिजल्ट बताती है 98 मार्क्स। इत्सुकी अपनी मिस्टेक देखकर फ्रस्ट्रेटेड होता है, लेकिन मिरेई बताती है कि उसके फादर ने उसकी एटिकेट परफॉर्मेंस अप्रूव कर दी है, इसलिए टेबल मैनर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो सकती है। ब्रेक के वक्त इत्सुकी को फिर लगता है कि मिरेई डाउन है। बाहर फ्रेश एयर लेने जाते हुए उसकी मुलाकात नारिका से होती है। नारिका बताती है कि वो स्कूल में अपनी फैमिली कंपनी के स्पोर्टिंग गुड्स प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रही थी। इत्सुकी बताता है कि उसका मिरेई के साथ स्टडी सेशन था। मिड टर्म्स खत्म होने पर नारिका सरप्राइज्ड होती है, लेकिन इत्सुकी कहता है कि नेक्स्ट एग्जाम भी आएगा। नारिका इसे अपॉर्चुनिटी समझकर कहती है कि उसे भी स्टडी करना चाहिए। इत्सुकी गुड बाय कहकर जाने लगता है तो नारिका उसे रोककर पूछती है कि क्या ये उसे स्टडी ग्रुप में इन्वाइट करने का हिंट नहीं था। इत्सुकी कंप्लीटली क्लूलेस होता है। नारिका को लगता है कि शायद उसे इन्वाइट करना डिफिकल्ट है। वो बताती है कि उसने क्लासमेट्स को भी ये कहते सुना था कि उसे इन्वाइट करना डिफिकल्ट है। ये बात उसे जेन्युइनली हर्ट करती है, इसलिए वो इत्सुकी को रीअश्योर करने से रोक देती है। इत्सुकी एक्सप्लेन करता है कि उसका और मिरेई का स्टडी सेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब मिरेई उसे एटिकेट सिखाने वाली है, फिर दोनों प्रैक्टिस के लिए मील शेयर करेंगे। इत्सुकी नारिका से पूछता है कि क्या वो भी ज्वाइन करना चाहेगी। नारिका नर्वस होकर पूछती है कि क्या वो सच में उसे साथ चाहता है। इत्सुकी कहता है कि वो उसे डिफिकल्ट नहीं मानता और उसे यकीन है कि मिरेई भी खुश होगी। नारिका इमोशनल होकर इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। टी के दौरान इत्सुकी बताता है कि वो रिसेंटली मिरेई के घर रुका था। नारिका सरप्राइज होती है कि इत्सुकी कोनोहाना और टेन्नोजी जैसी मेजर फैमिलीज के इतना क्लोज हो रहा है। मिरेई उनकी कॉन्वर्सेशन सुनकर काफी टाइम बाद जेन्युइनली लाफ करती है। फिर इत्सुकी मिरेई से पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। मिरेई हेजिटेट करके बताती है कि उसके फैमिली में उसकी अरेंज मैरिज की बात चल रही है। इत्सुकी अज्यूम करता है कि मिरेई मैरिज नहीं चाहती, लेकिन वो क्लैरिफाई करती है कि प्रॉब्लम मैरिज नहीं है। टेन्नोजी फैमिली की डॉटर होने के नाते उसे पता था कि एक दिन ऐसा होगा, बस ये सब सडनली रियल हो गया, इसलिए वो ओवरवेल्म्ड है। नारिका भी सिचुएशन समझ जाती है और बताती है कि उसकी फैमिली में भी फ्यूचर मैरिज की बात हुई है, लेकिन अभी कुछ अरेंज नहीं हुआ। अगर चॉइस मिले तो वो लव मैरिज प्रेफर करेगी। मिरेई इत्सुकी से पूछती है कि वो उसकी पॉसिबल एंगेजमेंट के बारे में क्या सोचता है।
इत्सुकी कहता है कि उसे अरेंज मैरिज का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर मिराई को कोई सूटेबल पर्सन मिलता है जिसके साथ वो खुश रह सके तो वो उसके लिए बेस्ट विशेस करेगा। मिराई थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन दोनों को थैंक्स करती है। इत्सुकी कहता है कि एंगेजमेंट के बाद भी वो चाहता है कि मिराई पहले की तरह उनके साथ टाइम स्पेंड करे। मिराई घर लौटते वक्त सोचती है कि इत्सुकी कितना डेंस है। उसे लगा था कि वो मैरिज के टॉपिक पर कुछ और कहेगा, स्पेशली उस बात के बाद जब इत्सुकी ने कहा था कि उसके साथ काम करना फन होगा। अगले दिन मिराई पूरा जिम इत्सुकी और अपने लिए रिजर्व कर लेती है। अब उसने इत्सुकी को डांसिंग लेसन्स देने का डिसाइड किया था। इत्सुकी पैनिक करता है क्योंकि उसे डांसिंग नहीं आती। मिराई एक्सप्लेन करती है कि सोशल डांसेस सीखने से उसकी पोस्चर इंप्रूव होगी। वो बेसिक होल्ड सिखाती है। इत्सुकी मिराई के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और डांस की बेसिक होल्ड पोजीशन में आ जाता है। मिराई बताती है कि ये बेसिक स्टैंस है और डांस के दौरान दोनों को इसे मेंटेन करना होगा। इत्सुकी वॉर्न करता है कि उसे डांसिंग नहीं आती, लेकिन मिराई कहती है कि कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करके ही सीखी जाती हैं। दोनों डांस स्टार्ट करते हैं और इत्सुकी सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्म करता है। मिराई उसकी फिजिकल एबिलिटी की तारीफ करती है। इत्सुकी बताता है कि मार्शल आर्ट्स लेसन्स में भी उसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। मिराई कहती है कि मार्शल आर्ट्स बॉडी के साथ स्पिरिट को भी स्ट्रेंथन करता है और वो खुद भी प्रैक्टिस करती है। प्रैक्टिस के दौरान इत्सुकी नोटिस करता है कि मिराई स्वेटिंग की वजह से अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है। वो तुरंत नजर हटा लेता है, लेकिन मिराई उसे फोकस करने के लिए कहती है। इत्सुकी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है तो मिराई भी रियलाइज करके जैकेट पहन लेती है। लेसन कंप्लीट होने के बाद मिराई कहती है कि इत्सुकी फर्स्ट टाइम की वजह से थोड़ा नर्वस था। इत्सुकी मानता है और पूछता है कि क्या मिराई रेगुलरली सोशल डांसेस अटेंड करती है। मिराई बताती है कि डिनर पार्टी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन डांसिंग सीखना यूजफुल है। इत्सुकी अग्री करता है और कहता है कि उसे डांसिंग काफ़ी फन लगी और फ्यूचर में वो लोगों के सामने भी डांस करना चाहेगा। तब मिराई अरेंज्ड मैरिज का टॉपिक उठाती है। वो कहती है कि एंगेजमेंट के बाद दोनों पहले की तरह क्लास के बाद टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसे अपने फ्यूचर हस्बैंड को प्रायोरिटी देनी होगी। इत्सुकी अनएक्सपेक्टेडली कन्फेस करता है कि उसे मिराई की कंपनी मिस होगी। आज की प्रैक्टिस ने उसे रियलाइज कराया कि मिराई के साथ ऑलमोस्ट कुछ भी करना उसके लिए एंजॉयबल है। मिराई ये सुनकर जेन्युइनली हैप्पी हो जाती है, लेकिन एम्बैरेसमेंट हाइड करने के लिए नजर हटा लेती है। इत्सुकी सोचता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा कह दिया। उस रात मिराई इत्सुकी की बात को याद करके खुश होती रहती है। अब उसे लगता है कि सिर्फ वही नहीं है जो उनके साथ बिताए वक्त को मिस करेगी। वो सोचती है कि एंगेजमेंट के बाद भी इत्सुकी के साथ टाइम कैसे कंटिन्यू रखा जा सकता है। एक मोमेंट के लिए वो उसे टेनुजी ग्रुप में पोजीशन देने का भी आइडिया सोचती है, लेकिन उसे खुद ही रिडिकुलस लगता है। मिराई की मदर हनामी उसकी अनयूजुअल हैप्पीनेस नोटिस करती है। वो बताती है कि इत्सुकी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद से मिराई नोटिसेबली ज्यादा चेयरफुल हो गई है। हनामी पूछती है कि इत्सुकी उसके लिए क्या है। मिराई बताती है कि पहली मीटिंग में इत्सुकी इनसिक्योर लगा था, लेकिन उसकी एम्बिशन और डेडिकेशन ने उसे इंप्रेस किया। एकेडमिक्स, एटिकेट और डांसिंग तक वो हर चीज सीरियसली सीखने की कोशिश करता है। मिराई एडमिट करती है कि उसे इत्सुकी के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज्यादा पसंद है। हनामी कहती है कि शायद मिराई को एक अच्छा फ्रेंड मिल गया है। मिराई ऑलमोस्ट कहती है कि वो फ्यूचर में भी इत्सुकी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन खुद को करेक्ट करके कहती है कि वो चाहती है उसका फ्यूचर हस्बैंड भी इत्सुकी जैसा हो। हनामी समझ जाती है कि मिराई खुद पर बहुत प्रेशर डाल रही है। वो उसे रिमाइंड करती है कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर्स पर लेना जरूरी नहीं। फिर हनामी बताती है कि अरेंज्ड मैरिज के लिए फेस टू फेस मीटिंग डिस्कस हो चुकी है। मिराई अग्री कर लेती है। अगले डे भी मिराई इत्सुकी को डांस प्रैक्टिस करवाती है, लेकिन वो पहले से ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होती है। वो लेसन जल्दी खत्म करती है और बताती है कि आज उसे अपने पॉसिबल फ्यूचर हस्बैंड से मिलना है। इत्सुकी पूछता है कि क्या अरेंज्ड मैरिज की वजह से वो अनहैप्पी है। मिराई कहती है कि उसकी पोजीशन के लिए अरेंज्ड मैरिज नेसेसरी है। फिर वो इत्सुकी को एक सीक्रेट बताती है। मिराई एक्चुअली अडॉप्टेड है। वो बताती है कि उसे बेबी के टाइम टेनोजी फैमिली ने अडॉप्ट किया था। उसके पेरेंट्स उसे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। इसी वजह से मिराई फील करती है कि उसे टेनोजी फैमिली की डॉटर के रोल को और भी परफेक्टली फुलफिल करना होगा। उसके लिए ये सिर्फ फैमिली एक्सपेक्टेशन नहीं, ड्यूटी है। इत्सुकी पूछता है कि क्या वो सिर्फ ड्यूटी की वजह से एंगेजमेंट कर रही है। मिराई कहती है कि उसके जैसे फैमिलीज में ये अनयूजुअल नहीं है। फिर मिराई कहती है कि उसे लगता है इत्सुकी भी अडॉप्टेड है। अब इत्सुकी को समझ आता है कि मिराई ने पहले उसके मैनर्स को सुपरफिशियली एक्वायर्ड क्यों कहा था और उसके फैमिली बैकग्राउंड पर डाउट क्यों किया था। मिराई के अकॉर्डिंग इत्सुकी भी अपने फैमिली नेम को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है। मिराई गलत नहीं थी। इत्सुकी वाकई एक फैमिली नेम प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन वो कोनोहा का फैमिली का अडॉप्टेड सन नहीं, बल्कि उनका एम्प्लॉय था। फैमिली से किया प्रॉमिस तोड़कर ट्रूथ बताना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इत्सुकी मिराई की अजम्पशन को डिनाई नहीं करता और बस उससे ये बात सीक्रेट रखने को कहता है। मिराई खुश होती है कि उसकी इंट्यूशन करेक्ट थी, लेकिन इत्सुकी अंदर से गिल्टी फील करता है क्योंकि वो मिराई को सच नहीं बता सकता।
डिनर के वक्त हिनाको भी नोटिस करती है कि इत्सुकी डिस्ट्रैक्टेड है। वो पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन इत्सुकी बात चेंज करके उससे स्टडीज के बारे में पूछता है। हिनाको बताती है कि वो स्कूल के बाद डिनर तक स्टडी करती है और कभी-कभी उसके बाद भी। सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि कोनोहा का फैमिलीज बिजनेस पोर्टफोलियो भी पढ़ती है ताकि फैमिली डिनर्स में डिस्कशन समझ सके। इत्सुकी पूछ बैठता है कि क्या वो कभी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से टायर्ड नहीं होती। फिर उसे रियलाइज होता है कि क्वेश्चन रूड लग सकता है, तो वो अपोलोजाइज करता है। हिनाको कहती है कि उसे लोगों को सैड करना पसंद नहीं, इसीलिए वो हार्ड वर्क करती है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी-कभी बोरिंग जरूर लगती हैं। फिर हिनाको कन्फेस करती है कि इत्सुकी के आने से वो जेन्युइनली हैप्पी हुई, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि उसकी दुनिया सिर्फ कोनोहा का फैमिली तक लिमिटेड नहीं है। उस रात इत्सुकी हिनाको की बात के बारे में सोचता रहता है और उसके माइंड में एक क्वेश्चन रह जाता है। क्या मिरई को कभी रियलाइज हुआ था कि टेनोजी फैमिली के बाहर भी एक अलग दुनिया एग्जिस्ट करती है?